हेलो चैंपियंस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हम आज शुरू करने जा रहे हैं। और अदर सोर्सेज के बारे में आपको मैं ये बता दूं, है तो बड़ा छोटा सा टॉपिक। अदर सोर्सेज आप जानते भी हो, आपने करा भी है, लेकिन ये परेशान कर सकता है आपको। फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन को खराब कर सकता है, क्योंकि आईएफओएस लगभग सभी बड़े क्वेश्चन के साथ अटैच होके आता है और सेपरेट क्वेश्चन गिफ्ट के और टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड के वो मिक्स होके आते हैं। गिफ्ट के क्वेश्चन आ गए, टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड के आ गए। इस बार डिविडेंड में बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है, तो उसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रॉमिस मैंने किया था, मैंने पीजीबीपी का भी पीछे आपको इन डिटेल कुछ चीजें कराई और अदर सोर्सेज को भी, छोटा टॉपिक है, इन डिटेल कराने वाला हूँ। इन डिटेल का मतलब है रेगुलर क्लास की कटिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। तो अदर सोर्सेज को हम 2 दिनों में कवर करेंगे। लगभग पहली 2 क्लास आज मैं अटैच करके दे रहा हूं आपको, और कल फिर से मैं आपको 2 क्लास जिसमें टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड और क्वेश्चन आंसर ये कवर करके अटैच करके दूंगा। देखिए, आईएफओएस के क्वेश्चन आंसर तो बहुत ज्यादा फुल फ्लेज्ड वाले में नहीं है, लेकिन आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने साथ में ही कराए हैं, जो कि आपको नोट्स के साथ ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये 2 टॉपिक मैं बनाकर चलता हूँ आईएफओएस में। एक आईएफओएस हो गया जिसके अंदर 56, 57, 58, साथ में सेपरेट इसके बाद सेकंड जो मैं अटैच करके आज ही दूंगा, क्लास नंबर 2, लेकिन आज ही अटैच हो जाएगा उसके साथ, वो है टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। और इन डिटेल, चूंकि वो कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को कि गिफ्ट में मोटे मोटे चीजों को हर कोई जानता है कि 50,000 से ऊपर टैक्सेबल है और सस्ता खरीदा तो टैक्सेबल है, लेकिन क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। मतलब एकदम से कमांड नहीं बनता कि ये क्वेश्चन हम कर पाए हैं, वो सही है कि नहीं। इसके लिए इन डिटेल जरूरत है टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड और गिफ्ट की। वो दोनों मैं आपको प्रोवाइड करके दे रहा हूँ। आज लगभग 2 घंटे की क्लास ये रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। कल भी लगभग 1.5 घंटे की क्लास जिसमें क्वेश्चन भी होगा और टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड भी होगा, ये प्रोवाइड हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? फिर बचेगा टीडीएस। टीडीएस में लग जाएंगे 3-4 घंटे, 4 घंटे मान लो, 4 घंटे से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। तो 4 घंटे टीडीएस में लग जाने हैं और 1 घंटा आपका आईटीआर और एडवांस टैक्स में लग जाएगा। और फिर हम डीटी को करेंगे अलविदा, जीएसटी शुरू हो जाएगा। जीएसटी में मैं आपको एक रफली आइडिया देता हूँ कि 15 घंटों में हम जीएसटी को कवर कर सकते हैं, 15 से 20 घंटों में विद क्वेश्चंस। क्योंकि जब मैं 30 आवर्स में डीटी कर रहा हूँ तो 15 से 20 घंटे में तो जीएसटी हम कवर कर ही देंगे। और जहां मुझे जरूरत है, मैं आपको जैसे यहाँ इन डिटेल दे रहा हूँ, वैसे वहां भी जहां जरूरत पड़ेगी, जो डिफिकल्ट एस्पेक्ट है जैसे आईटीसी है और इस तरह के कुछ डिफिकल्ट एस्पेक्ट है, वहां हम इन डिटेल भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप इसको कंटिन्यू कीजिए। आईएफओएस आज और कल में कंप्लीट होगा। थैंक यू। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से पहले जब आपने 4 हेड्स कंप्लीट किए हैं, देखिए आईएफओएस में 3 सेक्शन इन्वॉल्व है, 56, 57, 58। ये हमें बताता है कि इनकम कौन कौन सी आईएफओएस में टैक्सेबल होगी। 57 बताता है कि इस इनकम को कंप्यूट करने के लिए कौन कौन से खर्चे अलाउड होंगे। आप इसे खर्चा अलाउड बोलो, डिडक्शन बोलो, भाई बात तो एक ही है। अब आप 5वें हेड्स में हो तो आप जानते हो कि मैं जब कहता हूं खर्चा तो मतलब हुआ डिडक्शन। सैलरी में 16 है, हाउस प्रॉपर्टी में 24, पीजीबीपी में 30 to 37, कैपिटल गेन में 48, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन में भी डिडक्शन मिल जाता है, 54 का भी डिडक्शन मिल जाता है, और आईएफओएस में है 57। 58 बताता है डिसअलाउड, डिसअलाउड एक्सपेंस, कौन कौन से खर्चे आपको अलाउ नहीं होंगे। ये चैप्टर समझिए पीजीबीपी का छोटा वर्जन है। पीजीबीपी में सेक्शन 28 बताता था इनकम कौन कौन सी आएगी, टैक्सेबल होगी, यहाँ 56 है। 30 to 37 के जगह पर यहाँ है 57, एक सेक्शन है।
और वहां पर जो डिसअलावेंस था 40 स्मॉल ए, 40 कैपिटल ए, 43 बी, यहां है 58। तो पीजीबीपी का छोटा छोटा पैकेट आईएफओएस। सबसे पहले हम स्टार्ट करें कि कौन सी इनकम पीजीबीपी की मानी जाएगी। सेक्शन 56 क्या कहता है? 56 दो कैटेगरी में है। एक बड़ा सिंपल है, वो कहता है कि जो भी इनकम आप प्रीसीडिंग हेड्स में नहीं टैक्सेबल कर पाए, रेवेन्यू नेचर। क्योंकि जब इनकम हम कहते हैं तो वो इनकम ही रेवेन्यू नेचर हो जाता है। तो जो भी रेजिडुअल इनकम है जो आप नहीं टैक्सेबल कर पाए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी में, ये तीन हेड्स ही थे जो रेवेन्यू को कवर करते थे। तो अगर आप नहीं टैक्सेबल कर पाए, क्यों नहीं कर पाए टैक्सेबल? उनके अपने नॉर्म्स हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है मान लीजिए, तो सैलरी में नहीं आ पाया। मकान का ओनर नहीं है वो, तो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आ पाया। तो ड्यू टू एनी रीजन अगर आप प्रीसीडिंग हेड में कोई रेवेन्यू नेचर की इनकम टैक्सेबल नहीं कर पाए, तो उसके लिए 57 कहता है कि हम उसे आईएफओएस की इनकम मानेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, जैसे कि खाली जमीन का किराया, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा बिकॉज हाउस नहीं है। जैसे एमपी एमएलए की सैलरी, वो सैलरी में नहीं आएगा क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है। जैसे एक किराएदार ने मकान को किराए पर लगा दिया फर्दर सबलेटिंग, उसकी इनकम वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। जैसे एक लेखक कैजुअली कभी बन गया लेखक, जैसे मैंने एक ही किताब लिखी, यूं ही लिख दिया कभी, और मैं प्रॉपर प्रोफेशनल लेखक नहीं हूं, तो मुझे जो रॉयल्टी मिल रही है वो पीजीबीपी में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैं लेखक नहीं हूं, कभी एक बार लिखा, उसकी रॉयल्टी मिल रही है, कहां लेकर जाए? अदर सोर्सेस। तो ऐसे कुछ रेजिडुअल इनकम जो किसी वजह से टैक्सेबल नहीं हो पाए, जैसे डायरेक्टर की जो सैलरी है वो सैलरी इनकम में टैक्सेबल होगी क्योंकि डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय माना जाता है। लेकिन डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में बैठता है, वहां पर मीटिंग में बैठने की जो सिटिंग फीस लेता है, वो उसकी सैलरी इनकम नहीं है। तो जब वो सैलरी इनकम नहीं है तो किस हेड में टैक्सेबल होगा? आईएफओएस। तो ऐसे कुछ इनकम जो प्रीसीडिंग हेड्स में टैक्सेबल नहीं हो पाए ड्यू टू उनके अपनी चार्जिंग नॉर्म्स, वो आईएफओएस में टैक्सेबल होंगे। ये कहता है सेक्शन 56 सब सेक्शन 1। इसके बाद गवर्नमेंट ने 56 सबसेक्शन 2 में लिखा है कुछ स्पेसिफिक इनकम, जिसमें आप कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे। देखिए सबसेक्शन 1 का तो लॉजिक क्लियर है, प्रीसीडिंग में आएगा तो यहां टैक्सेबल है, अगर प्रीसीडिंग में नहीं आया तो यहां टैक्सेबल नहीं है। लेकिन सबसेक्शन 2 कहता है कि आप कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे, जो जिस इनकम को हम यहां पर लिस्ट आउट कर रहे हैं, पर्टिकुलर इनकम का नेचर लिखा हुआ है, इनकम लिखा हुआ है पर्टिकुलर की, ये इनकम, इसे हम टैक्स करेंगे एज आईएफओएस ओनली। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट लॉजिक कि क्यों आईएफओएस। जैसे लॉटरी इनकम को 56(2) में लिखा है गवर्नमेंट ने, मतलब इसमें आप लॉजिक नहीं लगाओगे कि लॉटरी इनकम क्यों अदर सोर्सेस की इनकम है। हो सकता है गैम्बलर है कोई जो पत्ते खेलता है, कार्ड खेलता है, वो कहता है कि मेरा ये प्रोफेशन है, मतलब मैं ऐसा ही करता हूं और मेरी इनकम आप पीजीबीपी में लेकर आओ। पॉसिबल है, पॉसिबल है कि कोई इस तरह से गैम्बलर कहे कि मेरी इनकम पीजीबीपी में लेकर आओ, मेरा काम है पत्ते खेलना, मैं रोज ही खेलता हूं पत्ता। फिर भी गवर्नमेंट ने कहा कि यहां पर हम लॉजिक नहीं लगाएंगे। अगर आपकी इनकम लिस्ट आउट है 56(2) में, लिस्टिंग है 56(2) में, लिस्ट के अंदर मेंशन है आपकी इनकम, तो आप कोई लॉजिक नहीं लगाओगे, ये आईएफओएस ही माना जाएगा। जैसे इसमें डिविडेंड लिखा हुआ है, डिविडेंड, तो डिविडेंड की इनकम म्यूचुअल फंड की इनकम
म्यूचुअल फंड के शेयर्स और डिविडेंड, म्यूचुअल फंड के डिविडेंड और शेयर के डिविडेंड, वो IFOS आएगा। यहां कोई लॉजिक नहीं लगा सकते आप। अब लॉजिक कैसा? जैसे कि डिबेंचर का ब्याज भी 56(2) में लिखा हुआ है। देखिए ब्याज भी लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और डिविडेंड ऑन शेयर, ये दोनों चीजें 56(2) में लिखी गई है। लेकिन दोनों में एक गड़बड़ी क्या है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में आगे लिखा हुआ है इफ नॉट टैक्स्ड एज PGBP, यानी इसके पास दो ऑप्शन है। डिबेंचर के ब्याज पे दो ऑप्शन है, वो PGBP में जा सकता है, वो अदर सोर्सेज में जा सकता है। दो ऑप्शन है डिबेंचर के ब्याज का। अब PGBP में कब जाएगा? जब डिबेंचर आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। अगर आप डिबेंचर के ट्रेडिंग में लगे हो, डिबेंचर खरीदना बेचना, बॉन्ड खरीदना बेचना, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग है आपकी बेसिकली काम, आपका काम है सिक्योरिटीज खरीद बेच करते हुए, यू आर ट्रेडर। तो जो सिक्योरिटी स्टॉक है उससे जो इनकम जनरेट हो रही है PGBP है। बेचोगे तो भी, अगर आप डिबेंचर और शेयर बेचोगे तो भी PGBP है, और डिबेंचर का ब्याज है तो वो भी PGBP है। इसी लॉजिक से अगर शेयर मेरे पास स्टॉक की तरह रखा हुआ है, ट्रेडर हूं मैं शेयर का, तो शेयर के खरीदने बेचने की इनकम PGBP है, तो शेयर का जो डिविडेंड है वो भी PGBP होना चाहिए। लेकिन यहां पर इन्होंने डिविडेंड एज इट इज बस लिखकर छोड़ दिया। फर्क दिखाता हूं मैं आपको 56(2) में। देखिए अब यहां 56(2) में आप चेक कीजिए क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 1D, दोनों में फर्क को देखिए। 1 में उन्होंने लिख दिया कि डिविडेंड अदर सोर्सेज है, दैट्स इट, नो आर्ग्यूमेंट, नो फर्दर डिस्कशन। लेकिन 1D में लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और बॉन्ड, ये अदर सोर्सेज माना जाएगा, लेकिन अगर वो PGBP में टैक्सेबल नहीं हुआ तो आपके पास जब MCQ बनता है और किसी ने डिबेंचर को स्टॉक इन ट्रेड में रखा है, ट्रेडर है वो, सिक्योरिटी ट्रेडर है, तो ऐसे में डिबेंचर का ब्याज PGBP जाएगा, ना कि IFOS। लेकिन उसी क्वेश्चन के लिए अगर उसके पास शेयर स्टॉक इन ट्रेड में है, वहां पर ये लॉजिक नहीं लगाइएगा, शेयर का डिविडेंड ऑलवेज IFOS, क्योंकि उसके आगे कुछ लिखा नहीं उन्होंने। अगर वहां लिखा होता कि डिविडेंड ऑन शेयर अदर सोर्सेज इफ नॉट टैक्स्ड एज PGBP, तो मैं कहता कि पहले ऑप्शन PGBP का है, पहली प्रायोरिटी PGBP की है, वहां नहीं आ सका देन अदर सोर्सेज। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, ऑलवेज IFOS है, ऑलवेज IFOS है। तो डिविडेंड को आप दूसरी नजर से देखें और ब्याज को अलग नजर से देखें, क्योंकि जो सिक्योरिटीज डिबेंचर और बॉन्ड का जो ब्याज है वो PGBP की प्रायोरिटी में है। अगर PGBP नहीं है देन अदर सोर्सेस, डिविडेंड कुछ भी हो जाए अदर सोर्सेस। उसी तरह 1B देखिए, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस, कार्ड गेम, अदर गेम, गैम्बलिंग, ऑनलाइन बेटिंग करते हैं, ड्रीम 11 वगैरह, ये सब जो गेमिंग करते हैं, ये सब अदर सोर्सेस की इनकम मानी जाएगी। फिर यहां देखिए 1D की तरह, देखिए जैसे 1D है ना, वैसे 0.2 है। पहले इनको PGBP की आजादी है। अगर आपके पास मशीन है, प्लांट है, फर्नीचर है, आप उसे किराए पर देने का बिजनेस करते हो, ऐसा नहीं कि आपने किसी को कैजुअली किराए पर दे दिया, बल्कि किराए पर देने का काम ही है आपका, आप हमेशा किराए पर देते हो, आपका ये धंधा है, व्यापार है। तो ऐसी परिस्थिति में ये PGBP की इनकम होगी, जो किराया आएगा वो किराया PGBP है। लेकिन अगर आपका ये धंधा नहीं है, वैसे स्पेयर पड़ा था कभी प्लांट, किसी ने 10 दिन, महीना, 1.5 महीने के लिए मांग लिया, आपने मदद करने के लिए दे दिया, लेकिन ब्याज रेंट भी चार्ज कर दिया। सिमिलरली फर्नीचर आपने साल में 1-2 बार किराए पर उठाया, आपका कोई व्यापार नहीं है, कैजुअली किसी ने मांगा, आपने किराए पर दे दिया, तो ऐसे में आप इस ब्याज को, आप पे चॉइस है। और देखिए ये तो इंटेंशन की बात है, ये सरकार नहीं आपसे झगड़ा करेगी कि आप PGBP क्यों नहीं लेकर जा रहे। आप बोलो कि क्या ये आपका बिजनेस है, क्या ये प्लान मशीनरी फर्नीचर
किराए पर देने का बिजनेस है, आप कहते हो यस तो पीजीबीपी में गया वो किराया, आप कहते हो नो तो अदर सोर्सेज में गया। देखो दोनों में टैक्सेबिलिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे वहां पर आप खर्चे घटाते हो वैसे यहां भी खर्चे घटेंगे, तो आप कहीं भी लेकर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट ने आपको जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया 1D और 2, ये चॉइस है, पीजीबीपी नहीं तो आईएफओएस। लेकिन ये चॉइस नहीं है, ये चॉइस नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए ये तो खत्म हो गया। आपके भी प्रिंट आउट में है तो काट दीजिएगा। जैसे यहां देखिए देयर इज नो चॉइस, अगर आपको कंपनसेशन पर ब्याज मिल रहा है या इनहैंस कंपनसेशन पर ब्याज मिल रहा है तो इट शुड कम अंडर आईएफओएस। याद है ना, ये कैपिटल गेन में आपने करा था कि रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होता है, 50% का फ्लैट डिडक्शन मिलता है, आपको याद होगा। उसी तरह यहां भी कोई चॉइस नहीं है। अगर आपके पास एडवांस मनी फॉरफिट किया आपने, एडवांस मनी फॉरफिट किया आपने कैपिटल एसेट के रिगार्डिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014, तो ये ऑलवेज आईएफओएस आएगा। और अगर 2014 के पहले का है तो वो आप क्या करते हो, कॉस्ट में से रिड्यूस करते हो। इन दोनों के क्वेश्चंस आपने कर लिए थे। अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड का एडवांस मनी फॉरफिट करता है, जैसे मान लीजिए मेरा काम है फर्नीचर बेचने का, किसी ने फर्नीचर बुक किया, मैंने एडवांस लिया, उसके लिए मैंने स्टॉक एक्स्ट्रा मंगवा दिए, बाद में वो डिनाई कर गया कि मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने उसके पैसे जो एडवांस में लिए थे वो फॉरफिट कर लिए। ये कहां जाएगा, पीजीबीपी में। अगर स्टॉक के लिए मैं एडवांस मनी फॉरफिट करता हूं पीजीबीपी, कैपिटल एसेट के लिए एडवांस मनी फॉरफिट करता हूं तो बिफोर 2014 अगर फॉरफिट किया है तो कैपिटल गेन निकालते समय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से रिड्यूस कर दिया जाएगा एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय एसएससी। कर रखा है आपने इसको। और अगर 1 अप्रैल 2014 ऑनवर्ड मैंने फॉरफिट किया है तो वो एज इट इज मेरे लिए आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। अगर कोई पर्सनल इफेक्ट जो कैपिटल एसेट नहीं है, स्टॉक भी नहीं है, जैसे मेरे घर के फर्नीचर है, मेरे घर का फ्रिज है, टीवी है, अगर किसी ने बुकिंग की और बाद में डिनाई कर गया कि मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने उसके कुछ पैसे एडवांस में फॉरफिट कर लिए, तो इसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट लॉ में नहीं है, क्योंकि स्टॉक होता तो पीजीबीपी है। यहां पर जो 56(2) में लिखा हुआ है वो 56(2) यहां पर है, मैं समझाता हूं क्यों नहीं टैक्सेबल है। 56(2) यहां है और ये कैपिटल एसेट के लिए है, तो स्टॉक प्लान पर्सनल इफेक्ट के लिए 56(2) में कहीं नहीं लिखा है, तो बचा क्या 56(1). अब आप कहोगे कि 56 सबसेक्शन 1 में सर क्यों नहीं टैक्सेबल कर रहे हो, बिकॉज 56 सबसेक्शन 1 ऐसा नहीं है कि किसी भी इनकम, बचे खुचे इनकम को पकड़ लेता है, रेवेन्यू इनकम होनी चाहिए। आप ही बताओ कि मैंने मेरे फ्रिज को बेचने की कोशिश की, घर के फ्रिज को, किसी ने एडवांस दिया और बाकी पैसे उसने 1 हफ्ते बाद देने का प्रॉमिस किया, हफ्ते बाद वो मुकर गया, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। मैंने पहले ही अग्रीमेंट कर लिया था कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपके पैसे जो आपने 5,000 रुपए दिए थे एडवांस में वो मैं फॉरफिट कर लूंगा। अब आप उससे जानना चाहते हो कि भैया उसके 5,000 डूब रहे हैं, क्यों नहीं चाहिए फ्रिज। उसने कहा डिस्काउंटेड रेट पर इससे अच्छा फ्रिज मुझे मिल रहा है, इससे कम दाम में मिल रहा है, 5,000 डूबने दो, मुझे वो फ्रिज नहीं चाहिए। किसी ने कहा बेकार है फ्रिज, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, मुझे पता लगा है, तो 5,000 डूब जाए तो कोई बात नहीं, उसने छोड़ दिया, मैंने फॉरफिट कर लिया। तो इस 5,000 को आप क्या रेवेन्यू नेचर की इनकम बोलेंगे? क्या मैं बार बार ऐसा काम कर रहा हूं? नहीं, कैपिटल नेचर है, तो 56(1) में नहीं आ सकता, 56(1) में नहीं पॉसिबल है आना। बचा क्या 56(2). अब 56(2) के लिए स्पेसिफिक मेंशन होना चाहिए कि ये आईएफओएस की इनकम है, और मेंशन किया है एडवांस मनी फॉरफिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एसेट। तो एडवांस मनी फॉरफिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एसेट वो भी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 ही अदर सोर्सेज में जाएगा। तो ये मिसिंग है लॉ में। लॉ में अगर हम बात करें तो ये वाला हिस्सा मिसिंग है, एंड दैट्स वाई इसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा। देखिए एग्जाम में मैं नहीं मानता कि इस तरह के क्वेश्चन वो डिजाइन करेंगे। एग्जाम में वो डिजाइन करेंगे कैपिटल एसेट के एडवांस मनी फॉरफिटेड,
तो दो टैक्स ट्रीटमेंट है, कब फॉरफिट किया उस पर डिपेंड करेगा। स्टॉक इन ट्रेड का वो डिजाइन कर सकते हैं, एडवांस मनी फॉरफिटेड, सेक्शन 28 में चला जाएगा पीजीबीपी। पर्सनल इफेक्ट का मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर उन्होंने डिजाइन किया तो आपको आंसर मालूम है। ये था एडवांस मनी फॉरफिटेड का फुल ट्रीटमेंट। चाहे किसी भी चीज के लिए एडवांस मनी, किसी भी एसेट के लिए आपने एडवांस मनी फॉरफिट किया तो उसका ये टैक्स ट्रीटमेंट होना चाहिए। करेक्ट, डन। इसके बाद यहां पर आपको याद होगा, देखिए 56(2) बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, 56(2) के एक एक पॉइंट क्लियर करने पड़ेंगे। आपको याद होगा जब आप सेक्शन 10(10)(d) पढ़ रहे थे एग्जाम्शन में, और याद नहीं है तो मैं याद दिलाता हूं, थोड़ा ब्रीफिंग कर दूंगा। 10(10)(d) पढ़ रहे थे तो वहां पर बात चली थी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ केसेस में एग्जम्प्ट होंगे, मैच्योरिटी और डेथ पे जो पैसा मिलेगा, और कुछ केसेस में मैच्योरिटी या डेथ पे जो पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। तो जो टैक्सेबल होगा वाला सिचुएशन था उसमें अगर वो यूलिप के वजह से टैक्सेबल है तो कैपिटल गेन चैप्टर में उसे कैपिटल एसेट माना जाता था, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड माना जाता था, और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड मानकर उसको कैपिटल एसेट मानकर उस पे कैपिटल गेन की इनकम आती थी। अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस, आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यूलिप है और वो टैक्सेबल है, अब सर कैसे पता चलेगा टैक्सेबल है? ये तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। 10(10)(d) दोबारा पढ़ लीजिए, दोबारा रिवाइज कर लीजिए, वीडियो दोबारा देख लीजिए, दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। अगर यूलिप आपकी टैक्सेबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो ये कैपिटल गेन का आइटम है, लेकिन यूलिप को छोड़कर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर टैक्सेबल है तो वहां पर हमने पीजीबीपी में साफ लफ्जों में देखा था कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योरिटी हो या डेथ, पैसे मिलने पर टैक्सेबल होता है। और वो टैक्सेबल किस हेड में होता है? अगर इंप्लॉय को मिला तो सैलरी में, एम्प्लॉयर को मिला तो पीजीबीपी में, किसी और को मिला तो आईएफओएस में। तो वो यहां मेंशन है, वो यहां है, देखिए। अमाउंट रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इफ नॉमिनी अ पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। याद होगा आपको कि राम नॉन वर्किंग डायरेक्टर था गोपी और उसको मिला तो अदर सोर्सेस। राम वर्किंग डायरेक्टर था, नॉमिनी राम था, लेकिन राम मर गया, उनके फैमिली मेंबर को मिला तो आईएफओएस। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर नॉमिनी ना एम्प्लॉयर है ना एम्प्लॉय तो वो आईएफओएस की इनकम मानी जाएगी, जिसको मिला उसके हाथ। लेकिन अब आते हैं तीसरे नंबर पे, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर यूलिप है और टैक्सेबल है, कैपिटल गेन का आइटम हो गया। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है, टैक्सेबल है, सैलरी भी हो सकता है, पीजीबीपी भी हो सकता है, आईएफओएस भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो टैक्सेबल है, एग्जांपल दीजिए सर। जैसे सेक्शन 80(d)(d) सब सेक्शन 3 में जब राम ने अपने अपाहिज भाई गोपी के लिए लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली और गोपी पहले मर गया राम से, तो राम जितना पैसा डिपॉजिट करेगा उस पॉलिसी में, दैट विल बी टैक्सेबल in the hand of Ram, under which head? IFOS. एग्जाम्पल नंबर 2, 80C में एक लिमिट होती थी कि आप 10%, 15% या 20% से ज्यादा प्रीमियम अगर पे करोगे तो ऐसी पॉलिसी मैच्योरिटी पे टैक्सेबल हो जाएगी, अंडर विच हेड? IFOS. उसी तरह एक अदर देन कीमैन इंश्योरेंस, अदर देन यूलिप था, जहां पर 5 लाख से ज्यादा अगर प्रीमियम आप पे करते हो तो ऐसी पॉलिसी मैच्योरिटी पे टैक्सेबल हो जाएगी, अंडर विच हेड? आईएफओएस. तो ये जो लास्ट पॉइंट है ये कहता है एनी सम इंक्लूडिंग अमाउंट एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस। मतलब कि जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो एक तो होता है सम एश्योर्ड, और जितना लेट पॉलिसी मैच्योर होगा उतना बोनस मिलेगा। तो टोटल पैसा कह रहे हैं बोनस मिलाकर अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन यूलिप। क्यों अदर देन यूलिप? क्योंकि यूलिप तो कैपिटल गेन में जाएगा। अदर देन कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्योंकि वो तो मे बी पीजीबीपी, मे बी सैलरी, मे बी आईएफएस। उसके अलावा जो बच गया और वो 10(10)(d) में एग्जम्प्ट भी नहीं है, वो टैक्सेबल हो जाएगा आईएफओएस में। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई नई चीज बता दी, ये ऑलरेडी आपने 10(10)(d) पढ़ते समय
पूरे डायग्राम को कवर किया था, और वहां पर हमने सिर्फ यही नहीं पढ़ा था कि कौन सी पॉलिसी टैक्सेबल होगी, बल्कि यह भी पढ़ा था कि कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, और यह भी पढ़ा था कि किस हेड में टैक्सेबल होगा। तो मैंने उसी वक्त वो सारी चीजें आपको पढ़ा दी थी। आपको याद हो तो, नहीं याद हो तो एक बार आप रिकैप कर लीजिए, याद आ जाएगा। इसके बाद गिफ्ट रेजिडेंशियल स्टेटस में, कैपिटल गेन में जगह जगह पर आपसे डिस्कशन हुआ है कि गिफ्ट 50,000 से ज्यादा मिलता है तो टैक्सेबल होता है, और बहुत सारी बातें और भी हमने डिस्कस की थी। वो गिफ्ट हम सेपरेटली डील करेंगे कि गिफ्ट कब कब टैक्सेबल है और वो आईएफओएस में टैक्सेबल होगा, तो ये हम सेपरेट डील करेंगे। क्लॉज नंबर 11 देखिए क्या कहता है। क्लॉज नंबर 11 कहता है कि मान लीजिए किसी के जॉब के जो टर्म्स है, जॉब के जो टर्म्स है वो मॉडिफाई किए गए या वो टर्मिनेट किए गए। तो अगर आप जॉब के टर्म्स मॉडिफाई या टर्मिनेट करोगे तो उस व्यक्ति को जिसके लिए मॉडिफाई टर्मिनेट किया है नुकसान हुआ, आपने उसका मुआवजा दिया। तो ये मुआवजा तो कैपिटल नेचर है, इसे किसी भी हेड में टैक्सेबल करने के लिए उस हेड में जाकर लिखना पड़ेगा कि ये टैक्सेबल होगा। आईएफओएस में चार्जिंग सेक्शन 2 है, 56(1) और 56(2). 56(1) में आप कभी भी कैपिटल नेचर नहीं ला सकते, क्योंकि 56(1) में कौन सी इनकम आएगी ऐसा नाम लिखा ही नहीं हुआ है। 56 बोल रहा हूं, आप 56 समझो। 56(1) में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी ये लिखा ही नहीं है। उन्होंने बस ये लिख दिया कि कोई भी इनकम जो रेवेन्यू नेचर की है, जो पीछे के हेड्स में टैक्सेबल नहीं हो पाई, वो हम यहां टैक्सेबल कर देंगे। 56(2) की बारी। 56(2) में उन्होंने एक एक इनकम का नेचर लिखा है। तो अगर आप 56(2) में कुछ लिख देते हो तो चाहे वो कैपिटल नेचर ही क्यों ना हो, वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसी तरह 28 सेक्शन पीजीबीपी में जो जो आपने लिख दिया वो टैक्सेबल हो गया। 45 कैपिटल गेन में जो लिख दिया वो टैक्सेबल हो गया। सेक्शन 15 में जो लिख दिया सैलरी, सेक्शन 22 में जो बता दिया हाउस प्रॉपर्टी। तो सभी हेड के लिए चार्जिंग सेक्शन में अगर कुछ लिख दिया जाए तब तो वो टैक्सेबल हो ही जाएगा। तो यहां पर अगर एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स मॉडिफाई हुए या टर्मिनेट हुए, टर्म्स खत्म कर दिए गए, उसके वजह से व्यक्ति को नुकसान हुआ और आपने उसका मुआवजा दिया, तो ये मुआवजा टैक्सेबल होना चाहिए। किस हेड में? अगर रिसिपिएंट और पेयर के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है तो वो सैलरी में जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है, फिर कहां जाएगा? आईएफओएस में। सर लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ही तो होना चाहिए रिलेशन, क्योंकि आपने बोला है एम्प्लॉयमेंट टर्म्स मॉडिफाई हुआ। सर अगर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स मॉडिफाई हुआ तो फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हुआ ना सर, होना तो यही चाहिए 99.99999%। लेकिन एक केस आ गया जिस वजह से ये सेक्शन सरकार ने इंसर्ट किया था। एक केस आया था कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उस केस का जो जजमेंट था वो जजमेंट था नॉट टैक्सेबल। तब गवर्नमेंट को मजबूरन ये पॉइंट लिखना पड़ा। उस केस को बताऊंगा तो आप ये चीज आसानी से समझ जाओगे। एक आदमी, केस एज इट इज नहीं, मैं मॉडिफाई करके कहानी के रूप में समझाता हूं। एक आदमी ने जॉब अप्लाई किया, ठीक है, इंटरव्यू पास हो गया। इंटरव्यू पास, फर्स्ट रैंक इंटरव्यू में आया उसका, तो ऑब्वियस था वो सिलेक्टेड था। सिलेक्टेड, बात हो गई कि आपके ये टर्म्स होंगे, ये सैलरी वगैरह होगी, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग उन्होंने कहा कि आपका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 1.5 महीने बाद होगी। 1.5 महीने बाद इसलिए क्योंकि एक नया प्रोजेक्ट था जिसके अंदर उनको रिक्रूट करना था, नए प्रोजेक्ट। वो नया प्रोजेक्ट टाइम लगेगा महीना भर, तब तक की एम्प्लॉय वगैरह को इकट्ठा कर रहे थे कि कौन कौन से व्यक्ति होंगे, हम तब तक एम्प्लॉय इकट्ठा करते हैं, 1.5 महीने में वो प्रोजेक्ट खुल जाएगा, वहां पर उनको हम रिक्रूट कर देंगे। अब किसी वजह से वो प्रोजेक्ट बंद हो गया, तो उस बंदे की सैलरी भी गई, जॉब भी गया, क्योंकि वो प्रोजेक्ट ही नहीं चल रहा है तो उसका तो जॉब होगा ही नहीं, ज्वाइनिंग होगी नहीं। अब उस बंदे ने 1.5 महीने इंतजार किया, किसी और जगह उसने अप्लाई नहीं किया, तो उसका भी हक बनता है कि मुझे तो नुकसान करवा दिया आपने।
मेरे एम्प्लॉयमेंट टर्म्स टर्मिनेट कर दिए या मॉडिफाई कर दिए। मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि ठीक है वो प्रोजेक्ट तो बंद हो गया, दूसरे प्रोजेक्ट जो एग्जिस्टिंग है हम उसमें आपको रख लेते हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट को लेकर हमने सोचा था कि आपको हम 12 लाख रुपए देंगे, लेकिन वो तो प्रोजेक्ट ही बंद हो गया, तो अब जो हम आपको देंगे वो 8 लाख देंगे, अगर आप राजी हो तो ज्वाइन कर लो। यानी आपने एम्प्लॉयमेंट मॉडिफाई कर दिया या टर्मिनेट कर दिया, उस वजह से जो आपने कंपनसेशन दिया है, सिंस उसने अब तक ज्वाइन नहीं किया, तो आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय तो रहा नहीं, वो एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन नहीं रहा, तो इन दैट केस उसके हाथ में टैक्सेबल होगा कि नहीं। तो हाई कोर्ट का जजमेंट था कि सैलरी में तो टैक्सेबल हो नहीं सकता, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी का आइटम नहीं, पीजीबीपी का आइटम नहीं, कैपिटल गेन का आइटम नहीं, आईएफओएस में 56(1) में तो नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल नेचर है, 56(2) में लिखा ही नहीं है तो क्यों आएगा, तो वो नॉट टैक्स्ड हो गया था हाई कोर्ट के जजमेंट की वजह से। इसलिए गवर्नमेंट को ये क्लॉज डालना पड़ा, कहा कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है तो सैलरी, नहीं है तो आईएफओएस। मैं समझ सकता हूं कि आपका ये क्लॉज भी क्लियर हो गया। अब देखिए एक एक क्लॉज क्लियर कर रहा हूं मैं, गिफ्ट को अलग से पढ़ाऊंगा। ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। ओके ओके ओके, अब 2 पॉइंट्स बचे। देखिए आपको अगर याद हो तो मैंने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाते समय ही बताया था कि अगर आपने अपना मकान फर्नीचर, प्लांट और अदर फैसिलिटीज के साथ किराए पर दिया है तो ऐसे किराए को हम कंपोजिट रेंट बोलते हैं। कंपोजिट रेंट सेपरेबल और इनसेपरेबल दोनों सिचुएशन हो सकते हैं। सेपरेबल मतलब अग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा कि मकान के लिए हम आपसे 20,000 चार्ज कर रहे हैं और अदर चीजों के लिए 6,000 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, तो 26,000 का किराया कंपोजिट है, बट हाउस के लिए 20 एंड अदर फैसिलिटी के लिए 6,000। सिंस यहां पर सेपरेबल है कंपोजिट रेंट, तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट जो चार्ज है वो आईएफएचपी में, और दूसरे फैसिलिटी के लिए जो रेंट चार्ज है वो आईएफओएस। ये वाला हिस्सा मैं समझता हूं कि आपका क्लियर है, चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर इनसेपरेबल है तब क्या किया जाए, अगर वो इनसेपरेबल है तब क्या किया जाए, मतलब क्या, मतलब कि कंपोजिट रेंट 26,000 है और ये अग्रीमेंट में बाइफर्केशन नहीं है कि मकान और फैसिलिटी के लिए कितना कितना, तो ऐसे में एसएससी के पास ऑप्शन चॉइस आ जाता है कि या तो उसे पीजीबीपी लेकर जाए और या उसे आईएफओएस लेकर जाए, या तो पीजीबीपी लेकर जाएं या उसे आईएफओएस लेकर जाएं। दोनों ही परिस्थिति में वो जो कंपोजिट रेंट है उसमें से माइनस कर देते हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर और टैक्सेबल हो जाता है पीजीबीपी आईएफओएस। लेकिन यहां पर एक अमेंडमेंट आपने देखा था हाउस प्रॉपर्टी में, पीजीबीपी में देखा था शायद, पीजीबीपी में, जहां उन्होंने मेंशन किया था कि अगर रेजिडेंशियल एकोमोडेशन आप रेंट पर दे रहे हो तो उसे उसका रेंट आप कभी भी पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं कर पाओगे, ना ही आईएफओएस में टैक्सेबल करोगे, यानी वो हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगा। तो यहां जो इनसेपरेबल वाली बात है वो सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेकर है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अगर आप कंपोजिट रेंट सेपरेबल नहीं है, अगर कंपोजिट रेंट सेपरेबल नहीं है तो वहां पर हम एक ट्रिक यूज करते हैं जो कि हाउस प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाया था मैंने, कि वहां हम क्या करते हैं कि कंपोजिट में से एक्चुअल एक्सपेंडिचर हम अज्यूम कर लेते हैं कि उतना ही चार्ज किया गया है मकान के लिए, फैसिलिटी के लिए, वो माइनस करके जो बचता है वो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट मानकर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम वर्कआउट करते हैं। ये हमने हाउस प्रॉपर्टी में डिस्कस भी किया था। क्लियर है जी? चलिए अब एक पॉइंट बचता है, 1.1C, उसको करते हैं। याद होगा आपको जब हम पीजीबीपी कर रहे थे तो पीजीबीपी में आप एक सेक्शन 36(1) कर रहे थे, वहां पर लिखा था कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में, एनपीएस में, ये सब अलाउड है।
और वो सब्जेक्ट टू 43B था, मतलब ITR के ड्यू डेट तक आपको पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे तभी अलाउड होगा। ये तो अलग बात हो गई। इसके साथ आपने पढ़ा था एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन पहले PGBP माना जाएगा और फिर अगर वो ड्यूली डिपॉजिट हो गया टाइम लिमिट के अंदर, जो प्रोविडेंट फंड एक्ट में NPS में टाइम लिमिट है, अगर अकॉर्डिंगली आपने उसको जमा करा दिया तो फिर वो एक्सपेंडिचर भी आप क्लेम कर सकते हो। पहले PGBP इनकम सेक्शन 224(10) में, और फिर वो PGBP बन गया, और फिर वो अगर आपने टाइमली जमा करा दिया तो उसके खर्चे भी आप क्लेम कर सकते हो। हम बात इसकी कर रहे हैं। यहां पर भी लिखा हुआ है एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड NPS एक्सेट्रा में, वो पहले आपकी इनकम बनेगी, और अगर आपने टाइमली जमा करा दिया जो भी प्रोविडेंट फंड NPS के एक्ट के ड्यू डेट्स हैं उसके अंदर, तो फिर वो आप उसको एक्सपेंस भी क्लेम कर सकते हो, यानी कि वो सेट ऑफ हो जाएगा, पूरा जीरो इफेक्ट आएगा। लेकिन जमा नहीं किया तो फिर इनकम बनी रह जाएगी। अब यहाँ कंफ्यूजन रहता है कि PGBP तो समझ आता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के लिए PGBP है, लेकिन यहाँ पर अदर सोर्सेज कैसे हो गया? होना तो PGBP चाहिए। दरअसल में कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो NGOs है वहां भी एम्प्लॉय होते हैं, और वहां पर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उन NGO के हम PGBP नहीं मानते क्योंकि वो बिजनेस नहीं कर रहे। तो ऐसी परिस्थिति में फिर उनकी इनकम को किस हेड में टैक्सेबल किया जाए? यानी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस नहीं कर रहा बट एम्प्लॉय है उनके पास, NGOs एग्जांपल है, वो बिजनेस नहीं करते बट एम्प्लॉय है उनके पास। ऐसे में जब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर वो टाइमली नहीं जमा कराएंगे तो पहले हमें उसे इनकम माननी पड़ेगी, फिर अगर टाइमली जमा करा दिया तो खर्चे में क्लेम कर सकते हैं। उनके लिए ये है अदर सोर्सेस। तो ये एग्जांपल थोड़ा सा डिटेल में है, ये एग्जांपल थोड़ा सा रेंज के बाहर है, तो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी इसको आप करके जाएंगे। क्या सर इसके खर्चे में भी इसका जिक्र होगा? बिल्कुल, बताइए। अदर सोर्सेज में 3 सेक्शन मैंने बताया था शुरुआत में, अभी 56, 57, 58। 56 इनकम के लिए था, 57 खर्चे के लिए है, तो खर्चे में अगर जाकर देखें तो ये आपको दिख जाएगा। देखिए 57 में हम आ गए, 57 में जब हम ये देखिए यहां पर आ गया, ये खर्चे के लिए आ गया। वही चीज है जो 2/24/10 में आपने IFOS बनाया, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, टाइमली जमा करा दोगे तो उसको हम अलाउड भी कर देंगे खर्चे के रूप में, तो वो कंपनसेट होकर जीरो इफेक्ट आएगा। ओके, ये था हमारे पास 56(2) पूरा का पूरा। 56(2) को अच्छे से रिवाइज करके ही आप आगे बढ़िएगा। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे तो 2 मिनट पॉज करिए वीडियो और 56(2) को पूरा पढ़िए दोबारा से। 56(1) यहां लिखा हुआ है कोई भी इनकम जो रेवेन्यू नेचर का है, प्रीसीडिंग हेड में टैक्सेबल नहीं हो पाए, वो IFOS होगा। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, कुछ हैं और भी हो सकते हैं, जो भी नहीं है वो यहां टैक्सेबल हो जाएगा। ये एक समरी है तो इसको आप इग्नोर कीजिए फिलहाल। अब आते हैं हम 56 हो गया, 57 में 50 नहीं, 56 में एक और चीज मैंने अभी आपको सिखाया है, बस उसका एक डायग्राम दिखाना चाहता हूं। ये मैं आपको सिखा चुका हूं, बस अब इसका डायग्राम देखना है। अगर आपके पास सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट के रूप में है और उससे आपके पास इनकम जनरेट हो रही है, जैसे शेयर है, डिबेंचर है, आपने उसे खरीदा है इन्वेस्टमेंट के लिए और उससे आपको इनकम जनरेट हो रही है, डिबेंचर से ब्याज है, शेयर से डिविडेंड है, तो ये डेफिनेटली IFOS है। लेकिन अगर आपने डिबेंचर और शेयर्स एज ए स्टॉक रखा है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, ट्रेडिंग के लिए रखा है, और तब ब्याज और डिविडेंड जनरेट होता है, तो लॉजिकली ये PGBP में जाना चाहिए। लेकिन ब्याज तो PGBP में जाएगा, डिविडेंड हर हाल में IFOS होगा, इसलिए यहां पर वो चीज मेंशन किया हुआ है। इसके साथ यहां पर मैंने एक चीज और लिखा है जो आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए यूजलेस है, इसको काट दीजिए, आप इसको समझने की भी जरूरत नहीं है, इसको डिस्कस भी करने की जरूरत नहीं है। ये कहता है कि डिविडेंड चाहे इन्वेस्टमेंट के रूप में रखो तो भी अदर सोर्सेज है, स्टॉक के रूप में रखो तो भी अदर सोर्सेज है, ये अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन सेट ऑफ चैप्टर के व्यू पॉइंट से अगर आपने स्टॉक की तरह रखा है शेयर को, तो डिविडेंड IFOS में दिखाया जरूर जाएगा, लेकिन उसे PGBP अज्यूम करके हम PGBP के सेट ऑफ के प्रोविजन इसमें लगा सकते हैं। ये बिल्कुल आप भूल जाइए कि कुछ आपने सुना मुझसे, यकीन कीजिए ये आपसे रिलेटेड नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ये मैंने पीछे कटवा दिया था आपको
कि ये पहले हुआ करता था, अब नहीं है। पहले हुआ करता था कि प्राइवेट कंपनी अगर किसी को मार्केट से ज्यादा पर शेयर इशू करे तो जो डिफरेंस है वो प्राइवेट कंपनी की अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाती थी। प्राइवेट कंपनी ने अगर शेयर इशू किया किसी भी व्यक्ति को मार्केट से ऊपर, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कंपनी के लिए आईएफओएस मानी जाती थी। गवर्नमेंट ये मानती थी कि आपने ब्लैक मनी जनरेट करने के लिए ऐसा किया। बट इस प्रोविजन को ड्यू टू एनी रीजन इस प्रोविजन को बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो अब आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी मार्केट से ऊपर शेयर इशू करे, ऊपर रेट पर शेयर इशू करे, तो उसका कोई जो एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव कर रही है कंपनी, उसका कोई अलग से टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये था 56। अब 57 में आता है। 57 क्या कहता है बताइए? अदर सोर्सेज की इनकम निकालते समय कौन कौन से खर्चे घटेंगे? इसके 3 ग्रुप हैं। एक डिविडेंड इनकम के लिए कौन सा खर्चा घटेगा, एक स्टैंडर्ड डिडक्शंस दिया गया है फैमिली पेंशन के लिए और इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन के लिए, और बाकी इनकम के लिए कौन से खर्चे घटेंगे। दोबारा से समझाता हूं मैं। सेक्शन 57 की एक्सपेंसेस कौन से अलाउड होंगे आईएफओएस में, मतलब किस खर्चे का डिडक्शन मिलेगा आईएफओएस में। इसके 3 ग्रुप हैं। एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन। लॉ कहता है कि अगर फैमिली को पेंशन दिया जा रहा है एम्प्लॉय के मरने के बाद, तो उस पेंशन से आपको 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा फ्लैट। देयर इज नो डिडक्शन फॉर एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू गेटिंग फैमिली पेंशन। राम मर गया, उनकी विडो को पेंशन दिया जा रहा है 5,000 रुपए पर मंथ, तो साल का पेंशन उनकी विधवा को 60,000 रुपए मिला। ठीक है, अब 60,000 में उन्होंने मान लीजिए कुछ कलेक्शन चार्जेस खर्च किए हैं, वो सब इग्नोर करना है। हमें फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड करना है। 60,000 का 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर, तो कितना आपको डिडक्शन मिल जाएगा? 15,000, क्योंकि 1/3 होता है 20,000, 1/3 20,000 होता है, तो 15,000 का डिडक्शन मिल जाएगा और ये अमाउंट आ जाएगा कितना आ जाएगा? 45,000। लेकिन वहीं अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आते हो, अगर वो विडो न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करती है, तो 1/3 ऑफ पेंशन और 25,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। 15 को क्या कर दिया उन्होंने? 25। जैसे सैलरी में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, बट अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे तो 75,000 है, 75,000। ऐसे ही फैमिली पेंशन में स्टैंडर्ड डिडक्शन है 1/3 ऑफ पेंशन, 15,000 विच एवर इज लोअर। लेकिन अगर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे तो 15 की जगह 25,000 रुपए का डिडक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको यहां तो मैंने लिखा नहीं। टैक्स रेट में आपको याद होगा, टैक्स रेट जब हम कर रहे थे तो टैक्स रेट का वो कहाँ गया, पता नहीं, गायब हो गया, छोड़िए। तो टैक्स रेट जब हम कर रहे थे तो वहां वो मेंशन किया था। यहां पर आपके पास नोट्स हैं, तो आप इस पे स्टार लगा के लिख लीजिए 25,000 अंडर न्यू टैक्स रेजिम। ओके, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो कैपिटल गेन के चैप्टर में, कि अगर आप कंपनसेशन का ब्याज लेते हो तो रिसीविंग ईयर में टैक्सेबल होता है, और रिसीविंग ईयर में ह्यूज अमाउंट आ जाता है, इसलिए आपको फ्लैट 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। एक तो हुआ स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब दूसरा इंटरेस्ट के लिए। कौन सा इंटरेस्ट? कंपनसेशन पे, इनहैंस कंपनसेशन या कंपनसेशन। दूसरा डिविडेंड। डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने सख्त कानून बना दिया। कहा कि डिविडेंड इनकम, जो ग्रॉस डिविडेंड आपकी इनकम बनेगी, वैसे आपको बता दूं कि डिविडेंड पे 10% टीडीएस भी कटता है। तो एग्जाम में अगर उन्होंने लिखा है डिविडेंड रिसीव्ड, अगर एग्जाम में उन्होंने लिखा है डिविडेंड रिसीव्ड 90,000,
तो आप समझ लीजिए कि डिविडेंड इनकम 1 लाख है, 90,000 नहीं है, क्योंकि वो रिसीव्ड अमाउंट है जो कि 10% के टीडीएस काटने के बाद है। तो डिविडेंड बेसिकली होगा कितना, 1 लाख। भाई 10% टीडीएस काट के अगर आ रहा है तो आप लॉजिकली बच्चे हो नहीं कर सकते हो, आप 10% काट के आ रहा है तो 90% आ रहा है, 90% 90,000 है तो 100% 1 लाख हो गया, तो ग्रॉस डिविडेंड है 1 लाख। अब उस ग्रॉस डिविडेंड पे खर्चे कौन से घटेंगे? डिविडेंड के खर्चे होते क्या है? कई बार बैंक कलेक्शन चार्जेस ले लेता है, तो एक ये खर्चा हो सकता है। दूसरा एक खर्चा होता है कि अगर आपने शेयर को अपने ओन मनी से, ओन फंड से नहीं खरीदा, लोन लेके खरीदा है, तो उस लोन का ब्याज भी इस इनकम के लिए बना। इस लोन का ब्याज जो खर्चा है वो भी इस इनकम के अगेंस्ट है, इस इनकम को अर्न करने के लिए है। तो ये एक और ब्याज का खर्चा भी आता है। तो जनरली कलेक्शन चार्जेस और ब्याज, ये दो खर्चे डिविडेंड के अगेंस्ट होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने नियम बना दिया है सख्त, कहा है कि डिविडेंड टैक्सेबल होगा सिर्फ एक खर्चे को घटाकर, और वो खर्चा है इंटरेस्ट ऑन लोन विच इज टेकन फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर। मैं जब शेयर बोल रहा हूं तो आप म्यूचुअल फंड भी मानिए, क्योंकि डिविडेंड में शेयर भी है, म्यूचुअल फंड भी है। म्यूचुअल फंड और शेयर के ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा उसकी जो ग्रॉस वैल्यू होगी, ग्रॉस अमाउंट होगा, मतलब टीडीएस बिना काटे, उसके 20% और जो एक्चुअल ब्याज आपका खर्चा है विच एवर इज लोअर, आपको अलाउड होगा डिडक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए आपने डिविडेंड अर्न किया शेयर पर, म्यूचुअल फंड पर, और शेयर म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए आपने लोन नहीं लिया था, आपने अपना पैसा लगाया था, ओन फंड है, तो लोन लिया नहीं, ओन फंड लगाया, ऐसे में तो लोन का ब्याज है ही नहीं। तो फिर जो ग्रॉस डिविडेंड आपका अमाउंट होगा वही आईएफओएस की इनकम बन जाएगी, कोई खर्चा नहीं घटेगा। लेकिन अगर आपने लोन लिया है शेयर और म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके इन्वेस्टमेंट के लिए, तो जो लोन का एक्चुअल ब्याज है वो और ग्रॉस डिविडेंड का 20% विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड एज खर्चा डिडक्शन, और जो बचेगा दैट विल बी टैक्सेबल एज आईएफओएस। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन में ये चेक करना है कि डिविडेंड का अमाउंट जो दिया है वो ग्रॉस दिया है या नेट दिया है। नेट का मतलब है टीडीएस काट के, या तो वो नेट लिखेगा या वो रिसीव्ड लिखेगा, रिसीव्ड यानी टीडीएस काट के। अगर वो नेट या रिसीव्ड लिखा हुआ है तो पहले आप ग्रॉस अमाउंट निकालिए, क्योंकि डिविडेंड की इनकम ग्रॉस बनेगी टीडीएस के बगैर, और उस ग्रॉस का 20% और एक्चुअल ब्याज अगर है विच एवर इज लोअर, खर्चा घटेगा, फिर जो बचा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये हुआ डिविडेंड के लिए। इसके अलावा जो भी दूसरी इनकम आईएफओएस की बचती है उसमें कौन से खर्चे कटेंगे, जो एक्चुअल है, जो एक्चुअल है और जो जेन्युइन है। जेन्युइन सिमिलर टू सेक्शन 37(1), कैपिटल नेचर नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर होना चाहिए, उसी इनकम को कमाने के लिए होना चाहिए, लॉ में प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए, पर्सनल खर्चा नहीं होना चाहिए। तो सिमिलर टू सेक्शन 37 जो एक्चुअल खर्चा है वो घटा दीजिए, जो जेन्युइन खर्चा है वो घटा दीजिए। जैसे आपने मान लीजिए कि एक फर्नीचर किराए पर दिया और आपका किराए पर देना काम नहीं है, तो आपने रेंट को आईएफओएस में दिखाया। अब फर्नीचर का रिपेयर कराया पूरे साल में 1-2 बार, फर्नीचर का डेप्रिशिएशन है, फर्नीचर को किराए पर दिया तो उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराने के कुछ खर्चे हैं, जो भी एक्चुअल खर्चे हैं दैट विल बी डिडक्टेड। बिल्कुल सिंपल है, पीजीबीपी पढ़ने के बाद तो ये कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है। जैसे रिपेयर के खर्चे हैं, डेप्रिशिएशन के खर्चे हैं, इंश्योरेंस के खर्चे हैं, ये सब अलाउड होता है। तो देखिए यहां पर मैंने आपको क्या दिखाया है, रियल खर्चे घटते हैं रेंटल इनकम के लिए, दूसरे खर्चे के लिए, सेक्शन 37 की तरह। फैमिली पेंशन के लिए और कंपनसेशन के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन घटता है, और डिविडेंड के लिए कलेक्शन चार्जेस या दूसरे खर्चे नहीं घटते, सिर्फ घटता है अगर लोन लिया है इन्वेस्टमेंट के लिए तो उसका ब्याज। वो भी ब्याज कितना घटेगा, अगर लोन नहीं लिया है, अपना इन्वेस्टमेंट है, तो कोई डिडक्शन नहीं घटेगा, और जो लोन लिया है उसका जो एक्चुअल इंटरेस्ट है और ग्रॉस डिविडेंड का 20% विच एवर इज लोअर आपको अलाउड होगा खर्चा। यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा इस वाले डिविडेंड पे। ये कौन सा डिविडेंड है ये हम अभी सीखेंगे, आज नहीं तो अगली क्लास में सीखेंगे। एक डीम्ड डिविडेंड आएगा, उसमें 222F नया क्लॉज डाला गया है। उस डिविडेंड के अगेंस्ट आपको कोई भी खर्चा नहीं घटाना, यानी वो ग्रॉस टैक्सेबल हो जाएगा। अभी जो खर्चा घट रहा है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो जनरल डिविडेंड जो आपने बचपन से आज तक डिविडेंड सुना है ना, उस डिविडेंड के लिए खर्चा घट रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए,
गोपाल ने 54,000 का डिविडेंड रिसीव्ड किया। बताइए रिसीव्ड किया यानी नेट ऑफ डिविडेंड, नेट ऑफ टीडीएस। 54,000 यानी 90% है, तो 100% अगर ग्रॉस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 60,000। भाई 10% टीडीएस काट के मिल रहा है 54, तो ग्रॉस कितना हुआ? 60,000। कलेक्शन चार्जेस हमारे काम का नहीं है, ब्याज है 13,000, 11,300। 60,000 का 20% और एक्चुअल ब्याज विच एवर इज लोअर, लोअर क्या आ रहा है? 11,300। तो 11,300 का खर्चा घटेगा और जो बच गया डिविडेंड वो आईएफओएस से इनकम बनेगी। वो कह रहा है कि पेंशन भी रिसीव कर रहा है 10,000 पर मंथ अपने एम्प्लॉयर से। देखिए ये फैमिली पेंशन नहीं है, एम्प्लॉयर से डायरेक्ट वो पेंशन ले रहा है, तो ये कहां चला जाएगा? सैलरी में। 1,20,000 का ग्रॉस सैलरी बनेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम है तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्ट हो जाएगा। रेंट इनको रिसीव हो रहा है मकान के किराए पर, ये भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दे रहे हैं। 16,000 12 से गुना करिए तो जीएबी बन जाएगा, म्युनिसिपल टैक्स एनएबी बन जाएगा, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और ब्याज घटाइए तो इनकम फ्रॉम अदर हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। आपसे कह रहे हैं टैक्सेबल इनकम निकालिए। अगर उन्होंने 80C में 60,000 का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है अपने बेटे के लिए जो इंडिपेंडेंट है। अब 80C आपको याद होगा कि पत्नी और बच्चे के लाइफ इंश्योरेंस का डिडक्शन मिलता है, चाहे पत्नी बच्चा डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर देखिए सैलरी इनकम आ गया हमारा। अगर ये हम न्यू टैक्स रिजीम में लेकर आएंगे तो भी मैं कॉलम बनाकर दिखाता हूं। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई, जीएवी, म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी, 30% ब्याज। अदर सोर्सेज में आपका आ गया ग्रॉस डिविडेंड, उसके आपने खर्चे घटा दिए, ये अदर सोर्सेज। ये जीटीआई आ गया और 80C टू 80U का डिडक्शन टीटीआई आ गया। यहीं पर क्वेश्चन अगर एग्जामिनर थोड़ा सा जगह बनाकर यहां पर आप थोड़ा सा जगह बनाकर यहां न्यू टैक्स रिजीम लिखिए। न्यू टैक्स रिजीम में अगर क्वेश्चन आता तो यहां पर आप 75,000 घटाते, 1,20,000 में से 75,000 घटाते तो ये आ जाता 45,000 सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता, यहां पर में कोई चेंज नहीं होता। आपकी जीटीआई आ जाती 1,90,700 और ये नहीं घटता तो आंसर आ जाता 1,90,700। तो न्यू टैक्स रिजीम में 1,90,700, ओल्ड टैक्स रिजीम में 1,99,700। अब यहां लिखा हुआ है कि खर्चे आप कौन से नहीं घटने दोगे, कौन से खर्चे आप नहीं घटने दोगे। पीजीबीपी का कॉपी पेस्ट है। कहते हैं पर्सनल खर्चे नहीं घटने देंगे। अगर टीडीएस आपको काटने की रिक्वायरमेंट थी, आप नहीं काट पाए, यू आर डिफॉल्टर। आउटसाइड इंडिया पे कर रहे हो 100% डिसअलाउड है, इंडिया में रेजिडेंट को पे कर रहे हो 30% डिसअलाउड है। अगर रिलेटेड पार्टी को मार्केट से ज्यादा पेमेंट किया तो एक्स्ट्रा डिसअलाउड है। 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट किया है तो पूरा आपका खर्चा डिसअलाउड है। लॉटरी, रेस, ऑनलाइन गेमिंग, इन सब के अगेंस्ट आपको तो खर्चा अलाउड नहीं होता, आपको मालूम है। ऑनलाइन गेमिंग में नेट विनिंग टैक्सेबल होता है, लेकिन डब्ल्यूआरसी में कोई खर्चा नहीं घटता, ठीक है। ब्लैक मनी में कोई खर्चा नहीं घटता। ओएमआरएच अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हम करते हैं। सेट ऑफ चैप्टर में याद कीजिए, सेट ऑफ के जो मोहल्ले का 5वां घर था आईएफओएस, उसका जो एक कमरा था ओएमआरएच। ओएमआरएच कोई डब्ल्यूआरसी इनकम नहीं है, ओनिंग मेंटेनिंग रिसोर्सेज। वहां पर जो आपने खर्चे किए होंगे घोड़े के रख रखाव के ऊपर, वो खर्चा आपको जेन्युइन और रियल अलाउड होगा, उसको कहीं आप डब्ल्यूआरसी ना मानो, इसलिए नोट लिखना जरूरी है। तो ये था हमारा खर्चा डिसअलाउड। हमने सेक्शन 56, 57 और 58 तीनों कर लिया था, लेकिन 56 में एक सेक्शन है 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 10, वो हमारा पेंडिंग था। टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट के नाम से भी इसको हम बोल सकते हैं, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी, गिफ्ट किस केस में टैक्सेबल होगा। लॉ में गिफ्ट के जगह पर, मैंने आपको क्लबिंग में भी ये बात बताई थी कि लॉ में गिफ्ट के जगह पर लिखा है विदाउट एनी कंसिडरेशन।
अगर किसी को ज्वेलरी मिलती है, ज्वेलरी वो रिसीव करता है विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो इसका मतलब हुआ वो गिफ्ट है। गिफ्ट को गिफ्ट वर्ड यूज नहीं किया है लॉ में, लेकिन हम लोग गिफ्ट ही समझते हैं और जनरली गिफ्ट भी यूज किया जाता है क्वेश्चन में तो वर्ड गिफ्ट यूज किया जाएगा। ओके, अब गिफ्ट में सबसे पहले हम ये समझें कि अगर रिलेटिव से गिफ्ट मिला तो वो टैक्सेबल नहीं है। कितने रुपए तक? कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं। मैरिज पे गिफ्ट मिला, मैरिज मतलब कि जिसकी शादी है उसकी शादी, उसकी बात हो रही है, तो लड़का लड़की जिसकी भी शादी हो रही है उनको अगर गिफ्ट मिला, फिर ये गिफ्ट रिलेटिव से मिला हो, नॉन रिलेटिव से मिला हो, चाहे कितने भी रुपए मिले हो या कितना भी प्रॉपर्टी मिला हो, वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो मैरिज पर कौन गिफ्ट दे फर्क नहीं पड़ता, कितना गिफ्ट दे फर्क नहीं पड़ता, कैसा गिफ्ट दे फर्क नहीं पड़ता, टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन मैरिज में ध्यान रखिएगा, जैसे इंगेजमेंट है वो मैरिज में नहीं काउंट होगा, जैसे रोका इंगेजमेंट वो मैरिज में नहीं काउंट होगा, जैसे मैरिज एनिवर्सरी है वो भी मैरिज में काउंट नहीं होगा। जैसे कहीं कहीं पर ये रिवाज है कि अगर पति 60 साल का हो जाए तो रीमैरिज होता है। रीमैरिज का मतलब है सेम, मतलब वही वाइफ होती है, मतलब दोबारा शादी का एक रीति दोबारा शादी की होती है, कई फिल्मों में भी आपने देखा हो शायद। तो वो भी शादी में काउंट नहीं होगा, उसे भी हम मैरिज नहीं बोलेंगे, वो तो मैरिज ऑलरेडी हो चुका है, वो एंगेजमेंट एनिवर्सरी है एक तरीके से। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि एनिवर्सरी को मैरिज नहीं मानेंगे, एंगेजमेंट को मैरिज नहीं मानेंगे। रीमैरिज अगर आप देखिए कहीं और दूसरी शादी हो रही है तो वो मैरिज है, एक व्यक्ति की दूसरी शादी हो रही है वो भी मैरिज में काउंट होगा, लेकिन अपनी ही पत्नी से जो रीमैरिज एक कस्टम है, कल्चर है, वो मैरिज में काउंट नहीं होगा। इसके बाद डेथ पर अगर किसी को वसीयत मिलता है, इनहेरिटेंस है, विल है, तो उसकी भी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। तो आरएमडी तो आपको क्लियर हो गया होगा। आरएमडी रिलेटिव कितना भी गिफ्ट दे, कैसा भी गिफ्ट दे, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी गिफ्ट दे। रिलेटिव के लिए ऐसा नहीं है कि कोई ओकेजन चाहिए, बर्थडे है, न्यू ईयर है, या यूं ही गिफ्ट कर दिया तो भी टैक्सेबल नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा आपको। मैरिज में रिलेटिव या नॉन रिलेटिव कोई भी गिफ्ट दे टैक्सेबल नहीं है, अमाउंट कोई लिमिट नहीं है। डेथ पर कोई भी वसीयत विल से प्राप्त करता है पैसा, तो वो पैसा प्रॉपर्टी जो भी प्राप्त करता है वो टैक्सेबल नहीं है। अब गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल केसेस बनाए हैं जहां पर आपको जो गिफ्ट मिल रहा है, गिफ्ट मतलब कि जो पैसा मिल रहा है बिना कुछ किए, वो टैक्सेबल नहीं होगा। वो स्पेसिफिक केसेस है, स्पेसिफिक केसेस। इसको मैंने कोड दिया है रामदास। ऑब्वियसली राम में ए और दास में ए ये साइलेंट है, मतलब कि गायब है। रामदास याद रखने के लिए RMDS। ये सिचुएशन टैक्स फ्री है, इस पर कोई टैक्स नहीं है। यहां पर देखिए, मैंने दोबारा से रिपीट यहां पर कर रहा हूं मैं, नॉट टैक्सेबल 4 केसेस हैं। रिलेटिव कितना भी कैसा भी कभी भी, मतलब कोई ओकेजन की जरूरत नहीं है। मैरिज ओकेजन है, कितना भी कैसा भी, कैसा मतलब कि मनी है, कार है, ज्वेलरी है, प्रॉपर्टी है, और किसी से भी मिलेगा तो भी टैक्सेबल नहीं है। डेथ पर कितना भी कैसा भी किसी से भी मिले। स्पेसिफाइड केस कितना भी कैसा भी किसी से भी मिले। स्पेसिफाइड केसेस क्या है, जरा हम उस पर आते हैं। पहला केस है स्पेसिफाइड केस कि अगर इन लोगों ने किसी को पैसे बांटे हैं, इन लोगों ने किसी को पैसे बांटे हैं, लोकल अथॉरिटी है, NGOs है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। याद रखना है कि लोकल अथॉरिटी तो 10-20 वाला है, लेकिन ये जो नीचे के 4 हैं NGOs, ये सेक्शन 12AA, ये पुराना सेक्शन था ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन का। 12AB नया सेक्शन है टैक्स के ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन का, NGO के रजिस्ट्रेशन का।
या एक और ऑप्शन होता है उनके पास 1023C, वहां भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ये रजिस्टर्ड होने जरूरी है, यानी अगर कोई एनजीओ अनरजिस्टर्ड है वो आपको गिफ्ट देता है तो फिर आप बचेंगे नहीं, फिर टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। रजिस्टर्ड एनजीओज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन अगर किसी को पैसा बांटता है, देखिए पैसा बांटना, गिफ्ट ये लोग क्यों देंगे, मन में आता होगा आपके कि ये लोग गिफ्ट क्यों बांटने लगे। गिफ्ट तो वर्ड यूज भी नहीं है, तो जो पैसा दिया जा रहा है, जैसे कहीं पर कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, वहां पर एनजीओज ने कुछ पैसे बांट दिए। कहीं पर मान लेते हैं कोई बीमारी फैल गई, वहां पर हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने कुछ पैसे बांट दिए, लोकल अथॉरिटी ने पैसे बांट दिए। कहीं कोई हादसा हो गया, वहां पर पैसे बांट दिए। कहीं पर पढ़ाई को मोटिवेट करने के लिए गांव में सबको मान लेते हैं कि 2-2 लाख रुपए, लड़कियां पढ़ें, आगे बढ़े, तो सभी लड़कियों को जो पढ़ रही हैं, जिन्होंने इस बार 10th एग्जाम दिया है, उन सबको 2-2 लाख रुपए बांटने का ऐलान कर दिया किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या एनजीओज ने या लोकल अथॉरिटी ने। तो ये सब चीजें यहाँ कवर्ड होती है। यहाँ लिखा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपने कैपिटल गेन में पढ़ा था, जिसे ट्रांसफर नहीं माना जाता, एक तरह से जब ट्रांसफर नहीं आप मान रहे हैं, तो मे बी वो विदाउट एडिक्वेट हो, मे बी वो मार्केट से सस्ता हो। देखिए यहाँ पर जब हम 56(2)(10 आज पढ़ रहे हैं, वहां पर सिर्फ गिफ्ट को टैक्सेबल नहीं किया है, अगर आपने मार्केट से कम में खरीदा है, दैट विल ऑल्सो बी टैक्सेबल। आपने कैपिटल गेन में इसका थोड़ी सी झलक देखी थी कि सस्ता भी टैक्सेबल है बायर के हैंड में। सेलर का और बायर का दोनों का ट्रीटमेंट आपने कैपिटल गेन में पढ़ा था। तो हो सकता है कि होल्डिंग ने सब्सिडी को, सब्सिडी ने होल्डिंग को, अमेलगमेटिंग ने अमेलगमेटेड कंपनी को मार्केट से थोड़ा सा सस्ता एसेट ट्रांसफर किया। तो कहीं आप 56(2)(10 ना लगा दे, बिकॉज 56(2)(10 जब आया था ना, एक जमाने में जब आया था 56(2)(10, तो वो सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए आया था, बाकी सब के लिए नहीं था। गवर्नमेंट को लगा कि बाकी सब गिफ्ट तो देते नहीं होंगे, तो गिफ्ट इनके लिए क्यों होगा। लेकिन बाद में सरकार को लगा कि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा रहे हैं, तो उनको भी यहां पर कवर कर दिया कि ये लोग भी अगर गिफ्ट प्राप्त करेंगे, गिफ्ट यानी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो इनके हैंड में भी 56 अप्लीकेबल होगा, अट्रैक्ट होगा। अब इन लोगों को एक दिक्कत ये आ गई कि जिसे सरकार ने खुद सेक्शन 47 में एग्जम्प्ट कर दिया, सरकार ने खुद सेक्शन 47 में एग्जम्प्ट कर दिया, उसको आप 56(2)(10 में टैक्सेबल कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर होल्डिंग ने 100% सब्सिडरी को जमीन बेची है मार्केट से बिलो पे, तो होल्डिंग के हाथ में कैपिटल गेन माफ कर दिया आपने, तो सब्सिडरी के हाथ में टैक्सेबल कर देंगे तो फायदा क्या होगा। जिसको सस्ते में खरीदा है वो भी तो एग्जाम करना चाहिए। तो इसलिए सरकार ने यहां पर एक्सेप्शन लिखा कि जो भी सेक्शन 47 में ट्रांजेक्शन कवर्ड है, उस पर सेक्शन 56 अट्रैक्ट नहीं होगा। अगला है प्राइवेट ट्रस्ट को अगर कुछ पैसा मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है किसी इंडिविजुअल से, इंडिविजुअल के रिलेटिव के बिहाफ पर। कभी ऐसा होता है कि एक मान लीजिए मिस्टर राम, उनकी मृत्यु हो रही है, मर रहे हैं वो, और बच्चे छोटे हैं, वाइफ नहीं रही, बच्चे छोटे हैं, किसके सहारे छोड़कर जाएंगे, प्रॉपर्टी अच्छी खासी है। तो हो सकता है कि राम ने एक ट्रस्ट बना दिया, प्राइवेट ट्रस्ट, अपने फ्रेंड्स को के नाम, अपने दोस्त के नाम जो उनके करीबी हैं, या किसी रिश्तेदार के नाम, दूर के रिश्तेदार के नाम जो उनके करीबी हैं, ट्रस्ट को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया इस कंडीशन पर कि वो इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट, इस प्रॉपर्टी को यूज करे उस राम के रिलेटिव यानी उनके बच्चों के लिए, जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। इस तरह की चीजें होती है। तो यहाँ पर प्राइवेट ट्रस्ट को जो पैसा मिल रहा है वो भी टैक्सेबल हो सकता है 56(2)(10 में, क्योंकि ये गिफ्ट है। प्राइवेट ट्रस्ट और इंडिविजुअल आपस में कम रिलेटिव तो नहीं बन रहे, तो यहां दे इंडिविजुअल रहा है, ट्रस्ट नहीं दे रहा, इंडिविजुअल ट्रस्ट को दे रहा है। तो इसको भी एक्सेप्शन में रखा कि यहां भी ये टैक्सेबिलिटी में काउंट नहीं होगा। इसके बाद कोविड आया हमारे देश में, आप जानते हैं। तो कोविड को लेकर समस्या थी, बहुत लोग आगे मदद के लिए आए, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए मदद के लिए आए। तो मैंने आपको सैलरी चैप्टर में ही पढ़ा दिया है कि एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कोविड का इलाज करवाता है, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के या उसके फैमिली मेंबर का कोविड का इलाज कराता है, तो चाहे वो प्राइवेट नर्सिंग होम में करा दे, अनअप्रूव्ड हॉस्पिटल में करवा दे, वो सब टैक्स फ्री परक्विजिट्स है। ये ऑलरेडी हमने सैलरी में करा है। 56(2)(10 कहता है कि अगर एक व्यक्ति मर गया कोविड में, पहले ट्रीटमेंट करते हैं, कोविड
के इलाज के पैसे का एक्चुअल रिम्बर्समेंट अगर कोई व्यक्ति कर दे, कोई भी व्यक्ति XYZ कोई भी, भाई मान लीजिए कि राम के पास करोड़ों रुपए हैं और वो देख रहा है कि मोहल्ले में कुछ लोग कोविड में फंस गए हैं, उनका इलाज जरूरी है, उनके पास पैसे की दिक्कत है। राम ने दिल खोलकर पैसे पे खर्च किए सभी के इलाज के लिए, तो एक तरीके से राम की तरफ से वो गिफ्ट हो गया बाकी लोगों के लिए, मोहल्ले वालों के लिए। तो मोहल्ले वालों के हाथ में वो टैक्सेबल ना हो जाए। शर्त सिर्फ इतनी है कि राम वही पैसा दे जो ट्रीटमेंट पर एक्चुअल खर्च हुआ है। तो क्या लिखा है, एनी सम रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम एनी पर्सन, रिलेटिव नॉन रिलेटिव फर्क नहीं पड़ता, एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड बाय हिम ऑन हिज मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली फॉर कोविड, वो टैक्सेबल नहीं होगा 56(2)(10) में। इसके बाद यहां पर मान लीजिए कोविड में कोई व्यक्ति मर गया और उनके परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए राम आगे आ गए, राम के पास पैसे हैं, दयावान व्यक्ति है, तो उसके आसपास जो भी जानकार हैं उनके, रिलेटिव नहीं, जो भी जानकार है, क्योंकि रिलेटिव का तो वैसे टैक्सेबल नहीं है, तो कोई भी जानकार अगर कोविड में मर गया तो उनके फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, जो भी जितना पैसे समझ आता है वो मदद के लिए आगे आ रहा है। ऐसे में मदद किया है, बहुत लोगों ने हमारे देश में मदद किया है। तो जिनको पैसा मिला वो कोविड का इलाज तो नहीं था, वो तो फाइनेंशियल सपोर्ट है। तो कोविड का इलाज होता तो पॉइंट नंबर 1 में कवर हो जाता। कोविड का इलाज नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो इन दैट केस ये भी एग्जम्प्ट कर दिया है सरकार ने। बस कंडीशन ये है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है तो देयर इज नो अमाउंट लिमिट, यानी एम्प्लॉई अगर मर गया और उसके परिवार को एम्प्लॉयर ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया तो चाहे 5 लाख दे, 10 लाख दे, करोड़ दे, फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो लिमिट। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की बात नहीं हो रही, जनरल पब्लिक की बात हो रही है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, तो 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट नहीं होना चाहिए। तो हम एग्जम्पशन कितनी देंगे, 10 लाख, 10 से ज्यादा नहीं देंगे एग्जम्पशन, पहली बात। दूसरी बात, ये जो पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली बात हो या अदर जनरल पब्लिक की बात हो, ये जो पैसा मिलना चाहिए ये 2 शर्तों पर मिलना चाहिए। पहली शर्त, डेथ कोविड के वजह से हुआ हो, कोविड के कारण डेथ हुआ हो, और डेथ के 12 महीने के अंदर अंदर ये पैसा मिल जाए। क्योंकि देखिए इसकी कोई प्लानिंग ना कर ले, अब किसी के परिवार में कोविड में व्यक्ति मर गया, अब आज की डेट में उनको लग रहा है कि कोविड की वजह से कोई पैसा देता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, तो टैक्स फ्री है, तो आपने ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्जन शुरू कर दिया। इसलिए वो कनेक्टेड होना चाहिए कोविड के डेथ से, तो वो कनेक्टेड के लिए गवर्नमेंट ने कहा 12 महीना, 12 मंथ्स के अंदर अंदर पैसा मिला हो, 10 लाख तक हम एग्जम्प्ट कर देंगे, उसके ऊपर कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसके बाद ये हमारे लिए बेकार है, ये यूजलेस है, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, 5वां पॉइंट इग्नोर कर दीजिएगा, यूजलेस है। अब देखिए एक बात आप समझ लीजिएगा, यहां पर जो गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी है वो है मनी के लिए, लैंड बिल्डिंग के लिए, डीपी साज और सिक्योरिटीज के लिए। मनी को तो मैं मनी बोलूंगा, लैंड बिल्डिंग को IMB बोल सकते हैं हम, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और ये मूवेबल इसको बोलना है तो मैं बोलूंगा सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या बोलूंगा मैं, CMP, सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसका मतलब होगा DP साथ सिक्योरिटी। यहां पर सिर्फ इन्हीं की टैक्सेबिलिटी है। इसका ये मतलब हुआ कि आप रिलेटिव वगैरह को तो भूल जाइए, रिलेटिव वाले हैं तब तो एग्जम्प्ट ही है। मेरे दोस्त ने अगर मुझे ज्वेलरी गिफ्ट किया 2 लाख रुपए का, तो ये 2 लाख मेरे लिए 56(2)(10) में टैक्सेबल है, क्योंकि DP साज में J आ रहा है, J फॉर ज्वेलरी। लेकिन अगर वही दोस्त मुझे 10 लाख की गाड़ी गिफ्ट कर दे, कार, तो आप चेक करिए तो कार के लिए कहीं टैक्सेबिलिटी नहीं है।
मनी, लैंड, बिल्डिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी और शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड। मतलब कार नहीं शामिल है, फ्रिज, टीवी, एसी, अगर ये मुझे गिफ्ट में मिल रहा है, चाहे वो 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, 10 लाख का हो, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। तो टैक्सेबिलिटी सिर्फ मनी, लैंड, बिल्डिंग, डीपी 7 सिक्योरिटी की है। क्लियर है जी? लैंड बिल्डिंग को क्या बोलूंगा मैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी। और सीएमपी को क्या बोलूंगा? मतलब डीपी 7 सिक्योरिटी को क्या बोलूंगा? सीएमपी, सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, अब यहां देखेंगे, अगर ये चीजें आपको गिफ्ट में मिली, फ्री में पूरा मिल गया, तो वो भी 56(2)(10 में शामिल है। और अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी और सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी को सस्ते में खरीदा, वो भी 56(2)(10 में शामिल है। गिफ्ट भी टैक्सेबल है यहां पर, और सस्ते में खरीदा वो भी टैक्सेबल है। लेकिन रामदास टैक्सेबल नहीं है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। रामदास टैक्सेबल नहीं है। रामदास के अलावा जो आपको मिल रहा है, इस केस के अलावा, उसको आप टैक्सेबल नहीं बोलना, आप कहना कि 56(2)(10 अप्लाई होगा। अब अप्लाई होगा तो वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, वो हम देखेंगे, क्योंकि उसकी भी शर्तें हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, रामदास में आपका केस कवर हो गया, फिर तो मजे कीजिए। अगर वो रामदास में नहीं कवर हुआ, तो एकदम से आपको टैक्सेबल का अटैक नहीं करना, टैक्सेबल अटैक नहीं करना। उसके लिए भी हमें थोड़ा सावधानी से वर्किंग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वो मैं अभी समझाऊंगा। पहले रिलेटिव की परिभाषा देख लें। रिलेटिव से गिफ्ट मिला तो टैक्सेबल नहीं है। रिलेटिव सरकार ने कोशिश किया कि बहुत बड़ी परिभाषा, लंबी चौड़ी परिभाषा हो, कोई छूट ना जाए, फिर भी कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। वो रिलेटिव अगर नहीं है तो उनसे पैसा मिलने पर टैक्सेबल हो सकता है। कौन कौन है रिलेटिव? राम को अगर मैंने टारगेट किया है, एक मेल को टारगेट किया है, तो उसके लिए वाइफ, और अगर यहाँ वाइफ किसी लेडी को टारगेट करता तो मैं उसके लिए हस्बैंड। तो इसलिए मैं हस्बैंड और वाइफ ना लिखकर क्या लिख रहा हूं? स्पाउस। तो राम अगर एसएससी है और वो जानना चाहता है मेरे रिलेटिव के डेफिनेशन में कौन आएगा, तो पत्नी, राम के भाई बहन, राम के माता पिता के भाई बहन, मतलब चाचा, ताऊ, बुआ, मामा, मौसी, राम के लीनियर असेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट, यानी राम के पिता माता, दादा दादी, नाना नानी, राम के बच्चे, उनके बच्चे, राम के स्पाउस के भाई बहन यानी साला और साली, ठीक है। राम के स्पाउस के लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, यानी राम के पत्नी के पिता माता, राम के पत्नी के दादा दादी, नाना नानी, राम के पत्नी के बच्चे। अब आपको लग रहा है कि इसमें ये क्या बात हुई, तो यहां पर इसलिए लिखा है डिसेंडेंट में बच्चे आ गए ना, राम के पत्नी के बच्चे, वो राम के रिश्तेदार है, तो ये हो सकता है कि स्टेप चाइल्ड हो, ये पॉसिबल है, तो इसलिए इसको भी कवर किया है इन्होंने। अब यहां पर आप देखें कि जो भी अनमैरिड आपको दिख रहे हैं, उनके जो स्पाउस हैं वो भी राम के रिलेटिव है। जैसे मैंने चाचा को रिलेटिव बनाया तो चाची आ गई, ताऊ को बनाया ताई आ गई, बुआ को बनाया फूफा जी आ गए, मामा को बनाया तो मामी आ गई, मौसी को बनाया तो मौसा जी भी आ गए। उसी तरह राम के पिता माता, दादा दादी, नाना नानी, ये तो मैरिड ही हुए। राम के बच्चे, बेटा बेटी, तो फिर बेटा के लिए बहू भी रिलेटिव है राम का, और बेटी के लिए दामाद भी रिलेटिव है। जैसे राम के पत्नी के भाई बहन यानी साला और साली, तो साला के जो पत्नी है सरहज, वो भी, और साली के जो पति है यानी साड़ू भाई, वो भी राम के रिलेटिव में काउंट होंगे। तो मेरा कहना है कि जो यहां अनमैरिड आपको दिखे, उनकी शादी जब होगी तो उनके स्पाउस भी राम के रिलेटिव माने जाएंगे। क्या सर यहां कुछ बच गया है? जी हाँ, एक तो यहां पर आपको दादाजी तो आप जानते हो रिलेटिव है, लेकिन दादा के भाई, देखो दादी के भाई भी रिलेटिव नहीं है, लेकिन दादी के भाई आपको कम देखने को मिलता है लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे आपके पिताजी के मामा तो मिलते हैं, लेकिन थोड़े रेयर है। लेकिन छोटे दादा,
बड़े दादा मतलब दादाजी के बड़े भाई छोटे भाई वो तो आपको दिख ही रहे हैं, आसपास ही रह रहे हैं, दिख रहे हैं, तो वहां पर पॉसिबल है। तो ये दादा के भाई यहां नहीं आ रहे रिलेटिव में। उसके बाद चचेरे, फुफेरे, ममेरे, मौसेरे भाई बहन नहीं आ रहे, यानी कजन ब्रदर सिस्टर नहीं है, यहां नहीं शामिल किया है रिलेटिव में। तो कजन ब्रदर सिस्टर से अगर गिफ्ट मिला तो उसकी टैक्सेबिलिटी पॉसिबल है, उसकी टैक्सेबिलिटी पॉसिबल है। रिलेटिव सिर्फ इंडिविजुअल के हो सकते हैं और एचयूएफ का कोई भी मेंबर उसका रिलेटिव माना जाएगा, लेकिन उसके अलावा कंपनी, फर्म, एओपी इनके कोई रिलेटिव होते नहीं, इनके कोई रिलेटिव होते नहीं। तो गिफ्ट अगर रिलेटिव से मिला है या सस्ते में आपने रिलेटिव से खरीदा है तो उसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता। क्लियर हो गया। अब मैं आपको चाहूंगा कि एक चीज समझाऊं। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये है ड्यूरिंग 24-25 24-25 के ईयर में, ये ईयर है 24-25 का, यहां पर आपको बहुत सारे गिफ्ट मिले। कभी कैश मिला, कभी ज्वेलरी मिली, कभी जमीन मिला, कभी मकान मिला, कभी शेयर मिला, कभी डिबेंचर मिला, कभी ड्राइंग्स मिले, कभी पेंटिंग मिला, कार मिला। मानता हूं कार को यहां शामिल नहीं किया, बट फिर भी कार मिला, फ्रिज मिला। जो भी गिफ्ट है पूरे साल में वो सब आपने एक जगह इकट्ठे कर दिए। इसके बाद आपका अगला काम होता है कि आप राम दास इसे घर के अंदर रहने दीजिए। रामदास के अलावा जितने भी गिफ्ट हैं उसको मैं कहूंगा कि एक ट्रेन में आप बैठा दीजिए। ये ट्रेन हम चलाएंगे, एक ये पटरी बना दी मैंने और पटरी पे ट्रेन चलेगी, ठीक है। तो ट्रेन में ट्रेन 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 कैसे ट्रेन ऐसे बनता है? तो एक ट्रेन, हमने ट्रेन में सारे गिफ्ट बैठा दीजिए रामदास को छोड़कर। रामदास घर पे है, उसको घर पे छोड़ दीजिए। रामदास के अलावा जो भी गिफ्ट है उसको ट्रेन में चढ़ाइए। ओके। उसके बाद ट्रेन में 5 स्टेशन आएंगे, 1 2 3 4 और 5। 5 स्टेशन है टैक्सेबल स्टेशन। अगर आपका गिफ्ट उस स्टेशन पे उतरा तो टैक्सेबल होगा, और अगर मान लीजिए 5 स्टेशन गुजर गए और गिफ्ट उतरा ही नहीं तो फिर उस गिफ्ट को वापस आप घर पे बैठा दीजिए, नॉट टैक्सेबल। तो माइंड में कब कीजिए मैं क्या सिखा रहा हूं 24-25 में जो भी गिफ्ट आपको मिला उसमें रामदास को छोड़ दीजिए, बाकी को ट्रेन पे चढ़ाइए। 5 स्टेशन है, हर स्टेशन टैक्सेबल का है। अगर कोई गिफ्ट स्टेशन में उतरेगा, सर ऐसे तो कोई उतरेगा ही नहीं, हम उतारेंगे ना, धक्का मार के उतारेंगे। तो अगर कोई गिफ्ट उतरेगा उस स्टेशन पे तो टैक्सेबल हो जाएगा। नहीं उतरा 5 स्टेशन पे तो हो सकता है कि कुछ गिफ्ट जो उतरा ही नहीं कहीं, उसे वापस आप घर पे पहुंचा दीजिए, नॉट टैक्सेबल। जो घर में है वो सुरक्षित है, तो रामदास को तो घर में ही छोड़ दीजिए, बाकी गिफ्ट को चढ़ाइए ट्रेन पर। पहला स्टेशन है मनी, पहला स्टेशन है मनी, मनी। तो अब क्या है कि ट्रेन में जितने भी मनी गिफ्ट बैठे हुए हैं, गिफ्ट यानी पैसेंजर, ट्रेन पे पैसेंजर है मनी वाले, जिन्होंने भी मनी मनी गिफ्ट लिया है, जितने भी मनी गिफ्ट आपको दिखेंगे पूरे ट्रेन में, इकट्ठा करना है। क्या करना है? क्या करना है? इकट्ठा, इकट्ठा करना है। मतलब क्या करना है? अग्रीगेट करना है। और अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो जितने भी मनी गिफ्ट है सबको पहले स्टेशन पर धक्का मार के उतारिए और वो टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे आपने ट्रेन में जितने भी मनी बैठा हुआ था, मनी गिफ्ट, उन सबको इकट्ठा करना शुरू किया। 2,000, 5,000, 20,000, 10,000, 9,000, 8,000, 3,000, 6,000, सब मिलाकर आपने टोटल किया तो पता चला 48,000।
अब ये 50,000 से ऊपर नहीं है, तो जो जहां बैठा था वहीं बैठा दीजिए वापस इज्जत के साथ, कहिए माफी चाहते हैं, बस वैसी एक कैजुअल इंक्वायरी थी, बैठिए। लेकिन अगर आपने टोटल किया, वो आया 50,000, 50,000 है तो क्या करेंगे सर, तो भी इज्जत के साथ बैठा दीजिए। जब टोटल करेंगे और आया 52,000, तो फिर पूरे 52,000 को, पूरे गौर से समझिएगा, पूरे 52,000 को धक्के मारकर पहले स्टेशन पर उतारिए, और जैसे ही वो उतरा वैसे ही वो पिटा। ठीक, ट्रेन आगे बढ़ रहा है। दूसरा स्टेशन है लैंड बिल्डिंग का, वो भी जब गिफ्ट मिला हो तो। लैंड बिल्डिंग को आप सिंगल ट्रीट करेंगे, अग्रीगेट नहीं करेंगे। मतलब सर, मतलब ये हुआ कि जितने भी लैंड बिल्डिंग गिफ्टेड है, गिफ्टेड लैंड बिल्डिंग, उनसे जाकर उनके पास पूछिए कि आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है। अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो उनको अपने साथ ले लीजिए, और अगर कोई 50,000 तक स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है तो उनको वहीं रहने दीजिए। देखिए, आज की डेट में जमीन और मकान में कोई ऐसा जमीन या मकान आपको मिलेगा जिसकी एसडीवी 50,000 तक हो? पॉसिबल है? सोच के बताइए तो। लेकिन ठीक है, लॉ में दिया हुआ है तो हमें पढ़ना है, और लॉ में दिया हुआ है इसलिए एग्जामिनर भी हो सकता है आपके साथ गेम खेले। एग्जामिनर कहे कि भाई एक फ्लैट है रिमोट एरिया में, उसकी एसडीवी है 40,000, तो आप उनको इज्जत के साथ जहां बैठे हैं वहीं बैठा रहने दीजिए। याद रखिए, दूसरे स्टेशन पर आपका काम क्या है, जितने भी लैंड बिल्डिंग गिफ्टेड है, एक एक से, अग्रीगेट नहीं, सिंगल, एक एक से सेपरेट सेपरेट पूछिए, आपकी एसडीवी, आपकी एसडीवी, आपकी एसडीवी। जो कहे 50,000 से ज्यादा, उनको साथ में ले लीजिए, और स्टेशन आने वाला है, स्टेशन आते ही उनको उतार दीजिए। एक जमीन ने कहा कि 2,40,000 एसडीवी, उठा लीजिए। एक मकान ने कहा 5 लाख एसडीवी, उठा लीजिए। एक मकान ने कहा 40,000 एसडीवी, वहीं रहने दीजिए। अच्छा, आप पूछ किससे रहे हैं? गिफ्टेड लैंड बिल्डिंग से, गिफ्टेड गिफ्टेड लैंड बिल्डिंग। इस तरह से दूसरे स्टेशन का काम कंप्लीट हुआ। तो यहां अग्रीगेट नहीं करना, एक एक से पूछना है, 50 के ऊपर गया तो नीचे उतारना है। फिर ट्रेन आगे बढ़ गया। अगला स्टेशन है लैंड बिल्डिंग सस्ता। अब दोबारा से सभी यात्री से पता लगाइए कि कौन कौन सा लैंड बिल्डिंग आपकी ट्रेन में बैठा है जो गिफ्टेड नहीं है, खरीदा गया है। उनसे पूछिए कि एसडीवी से कितना सस्ता खरीदा है, बेनिफिट निकालिए, बेनिफिट। तो आपको क्या निकालना है जी? बेनिफिट। बेनिफिट पूछिए, और वो भी आप बेनिफिट पूछेंगे एक एक से, अग्रीगेट नहीं करेंगे। हर लैंड बिल्डिंग जो भी खरीदा गया हो, ट्रेन में बैठा है, उनसे पूछिए कि भाई साहब आपको कितने में खरीदा गया? 15 लाख में। और एसडीवी कितनी है? खरीदते समय एसडीवी कितनी थी आपकी? एसडीवी थी 15,20,000। तो कितना सस्ता हुआ? 20,000 सस्ता खरीदा है। अगर ये सस्ते की रकम 50,000 या खरीद के 10% विच एवर इज हायर से ज्यादा हो, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अगर बेनिफिट मोर देन 50,000 और 10% ऑफ परचेज कॉस्ट, जैसे आपने एक जमीन से पूछा कि भाई आपको खरीदा गया है, कह रहे हाँ जी। कितने में खरीदा है आपको? कह रहे जी 15 लाख में। अच्छा जी, एसडीवी कितनी है? उन्होंने कहा जी 15,90,000। यहां क्या चेक करना है? खरीद मूल्य का 10%,
और 50,000 विच एवर इज हायर। खरीद मूल्य का, परचेज कॉस्ट का 10% कितना हुआ? 150, 150 150 आ गया, और 50,000 विच एवर इज हायर। बताइए क्या हायर है? 150। अब फायदा देखिए, अगर फायदा 150 से ज्यादा है तो उसे साथ में ले लीजिए, स्टेशन पे उतारेंगे। सर फायदा कैसे निकलेगा? एसडीवी 1590 है, आपको 15 लाख में खरीदा है आपने, तो कितना मजा आया आपको? 90,000 का ना, यही है बेनिफिट। तो सर बेनिफिट तो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है ना, तो इज्जत के साथ उनको बैठा दीजिए। सर आप बैठिए प्लीज, बेवजह आपको परेशान किया। आपने एक और फ्लैट देखा, फ्लैट पूछा उससे, हाँ भाई सुना है तुम्हें खरीदा गया? कह रहे हाँ जी। कितने में खरीदा है तुम्हें? कह रहे 20 लाख में। और एसडीवी कितनी है आपकी? एसडीवी 24 लाख है। अब जरा देखिए, खरीद मूल्य का 10% और 50,000 विच एवर इज हायर। बताइए खरीद मूल्य का 10% और 50,000 विच एवर इज हायर क्या आएगा? खरीद मूल्य कितना है? 20 लाख, 10% कितना हुआ? 2 लाख। 2 लाख और 50,000 विच एवर इज हायर क्या आएगा? 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा मजा आया है क्या? चेक कीजिए। हाँ सर 4 लाख सस्ता खरीदा है। हाँ तो 4 लाख को साथ में ले चलिए। सर पूरे 4 लाख को? जी। अगर बेनिफिट जो हमने मेजरमेंट रखा है, जो हमने ये मापदंड रखा है, अगर इससे ज्यादा है बेनिफिट तो बेनिफिट पूरा उठाकर साथ में रख लीजिए। कितना बेनिफिट है? 4 लाख, 4 लाख उठा लीजिए। अगला आपने फिर देखा एक जमीन, पूछा आपने, हाँ भाई कितने में खरीदा है आपको? कह रहे जी 8 लाख में। और एसडीवी कितनी है जी? कह रहे हैं एसडीवी है 7 लाख। अब आप लगे कैलकुलेट करने, ऐसा मत करना, गौर से देखो, ये बहरूपिया है। बहरूपिये होते हैं ना जो भेष बदल कर आपको धोखा देते हैं, ये ट्रेन में बहरूपिया बैठा हुआ है, इनसे बचना है। यहां कोई सस्ता थोड़ी खरीदा है, बल्कि महंगा खरीदा है। हम सस्ते को ढूंढ रहे हैं, तो आप इनको क्या बोलोगे कि भाई साहब आपसे तो बात भी नहीं करनी। पता चला तुमने देखना शुरू कर दिया, 8 लाख का 10% होता है 80,000, 80,000 से ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस नहीं देखना है, बेनिफिट देखना है। बेनिफिट तो है ही नहीं। एसडीबी 7 लाख का है, खरीदा 8 लाख में या 1 लाख महंगा खरीदा है। समझ गए? इस तरीके से एक एक से पूछेंगे। देखिए मनी में मैंने एग्रीगेट किया, लेकिन यहां क्या कर रहा हूं मैं? एक एक से पूछ रहा हूं। एक एक से पूछेंगे, और जहां भी आपको गड़बड़ी दिखा उनको साथ ले लीजिएगा, स्टेशन पर उतार दीजिएगा। क्लियर है जी? अगले स्टेशन की बात करें। अगले स्टेशन में आपको ढूंढना है गिफ्टेड सीएमपी। सीएमपी में सब कुछ ढूंढिए। जितने भी ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड ट्रेन में दिखा, गिफ्टेड, सबसे जो भी गिफ्टेड है सबकी मार्केट वैल्यू उठा लीजिए। पूछिए मत, उठा लीजिए, सबको उठाइए। ड्राइंग 20,000 उठाइए, ज्वेलरी 5,000 उठाइए, गिफ्टेड। शेयर 15,000 उठाइए, डिबेंचर 30,000 उठाइए। जितने भी डीपी साज एंड सिक्योरिटीज आपको गिफ्टेड दिख रहे हैं ट्रेन में, सबके मार्केट वैल्यू उठा लीजिए। इसका मतलब सर यहां अग्रीगेट होगा, यस। और जो आपके हाथ में आया अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो उतारिए उसे, इस स्टेशन पर उनकी होगी मरम्मत। यानी ड्राइंग इकट्ठा नहीं करना, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ज्वेलरी, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब इकट्ठा करना है। लेकिन गिफ्टेड, अगर कोई कहता है कि जी नहीं मैं गिफ्टेड नहीं हूं, मुझे तो खरीदा गया है, तो कहना अभी बैठो, लास्ट स्टेशन तुम्हारे लिए ही है, अभी हम गिफ्टेड से बात कर रहे हैं। तो जो भी गिफ्टेड है आप ढूंढते चलिए, सबकी मार्केट वैल्यू। लैंड बिल्डिंग के लिए क्या देखते हैं? एसडीवी। इनके लिए क्या देख रहे हैं? मार्केट वैल्यू सबकी उठाइए। मार्केट वैल्यू का अग्रीगेट कीजिए, अग्रीगेट। अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो पूरा का पूरा फेंक दीजिए मार्केट वैल्यू, चौथे स्टेशन पर वो टैक्सेबल हो गया। मार्केट वैल्यू 90,000 है सब मिलाकर, तो 90,000 बाहर कीजिए, 90,000 टैक्सेबल। मार्केट वैल्यू सब मिलाकर 40,000 है, तो इज्जत से माफी मांग के
सबको अपनी अपनी जगह पर वापस बैठा दीजिए। लास्ट स्टेशन है सीएमपी सस्ता, पीपी, डी नहीं। लास्ट स्टेशन है सीएमपी सस्ता। जितने भी ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ये जितने भी ट्रेन में खरीदा हुआ बैठा है, उन सब से पूछिए कि आप में से जो भी सस्ते खरीदे गए हों, सस्ता मतलब मार्केट रेट है 90,000 खरीदा है 80,000 में, तो 10,000 रुपये सस्ता, सस्ते को नोट करते चलिए। हाँ भाई, ज्वेलरी आपको कितने में खरीदा है? 5 लाख में। मार्केट वैल्यू कितना है? 5 लाख। ठीक है, बैठो। हाँ जी। शेयर आपको कितने में खरीदा है? 15,000। मार्केट वैल्यू कितना है? 16,000। 1,000 सस्ता, तो आप नोट कर लीजिए 1,000। हाँ, आप बताइए ड्राइंग कितने में खरीदा है? 40,000। मार्केट वैल्यू क्या है? 35,000। 5,000 महंगा खरीदा है। हाँ, तो आप क्यों बोल रहे हैं? आपने पूछा। नहीं, आप तो बहरूपी हैं, बैठिए बैठिए बैठिए, हम सस्ता को ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, स्कल्पचर्स कितने में खरीदा है? 90,000। मार्केट वैल्यू क्या है? 80,000। अच्छा, फिर से महंगा खरीद लिया, बैठिए। हाँ जी, डिबेंचर कितने में खरीदा है? 2 लाख। मार्केट वैल्यू कितना है? 230। 30,000 सस्ता। आप क्या नोट कर रहे हैं? सस्ता। और जब सस्ता सारा नोट कर चुके तो उनको अग्रीगेट कीजिएगा। अग्रीगेट, वो जो सस्ता वाला अमाउंट है वो मिलाकर अगर 50,000 से ऊपर है तो 5वें स्टेशन में उतार दीजिए, और 50,000 से ऊपर नहीं है तो सब इज्जत के साथ जहां थे वहीं बैठे रहेंगे। ये है हमारे गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी। जो यात्री अभी तक अनटच्ड है, जिनको ना छेड़ा गया या जिनको छेड़ा गया लेकिन कहा गया बैठ जाओ अपनी जगह पर, कोई बात नहीं, वो सब 5वें स्टेशन के बाद घर को चले जाएंगे और वो नॉट टैक्सेबल होंगे। ये अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लिया और कमांड कर लिया तो एग्जाम के सारे क्वेश्चन आप क्रैक करोगे। मैं अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन, लेकिन इसकी आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं कि इसे 1 या 2 बार और देख लो, पॉज करो, इसे दोबारा देखो, समझो, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा एक रफ कैलकुलेशन कर लो, समझ लो। ठीक है, बताओ। सबसे पहला स्टेशन है मनी का। मनी में क्या देखते हैं? मनी गिफ्ट। क्या अग्रीगेट लेते हैं? यस। 50,000 से ज्यादा है तो फुल वैल्यू टैक्सेबल हो जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1 कहां गया? एग्जाम्पल 1 भी था कुछ। ओ, डिविडेंड वाला किया था ना अपने लास्ट क्लास में। एग्जाम्पल 2, गोपाल को 24-25 में गिफ्ट मिला। अब देखिए रिलेटिव से मिला है तो उसे घर पे रहने दीजिए। अब ये ट्रेन पे सवार हो गए, पहले स्टेशन के यात्री हैं। पहले स्टेशन के यात्री, ये लोग पहले स्टेशन वाले। पहले स्टेशन वाले, पहले स्टेशन में अग्रीगेट कितना हो रहा है? 45,000। देखिए रिलेटिव वाला थोड़ी जोड़ोगे, रिलेटिव वाला तो घर में ही रहेगा ना बेटा, उसको थोड़ी जोड़ोगे। तो कितना हो गया? 45। क्या ये 50,000 से ज्यादा है? नहीं, तो इनको इज्जत के साथ बैठा दीजिए वापस, और ये वापस लास्ट में कहां चले जाएंगे? घर, मतलब नॉट टैक्सेबल। कहते हैं पिछले एग्जाम्पल में अगर शिव को जो मिला है, शिव से जो पैसा मिला है 20,000, अगर वो 30,000 होता, फिर 30 और 25 हो जाता 55। 55 50 से ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाता 55। लैंड बिल्डिंग में ये स्टेशन नंबर 2 है, ये स्टेशन नंबर 3 है। स्टेशन नंबर 2, इमोवल प्रॉपर्टी अक्वायर एज गिफ्ट और एसडीवी ऑफ सिंगल गिफ्ट एक्सीड 50,000 तो फुल वैल्यू टैक्सेबल, और इमोवल प्रॉपर्टी अक्वायर्ड कंसिडरेशन बिलो एसडीवी एंड द बेनिफिट इज हायर देन 50,000 10% ऑफ परचेज कॉस्ट, व्हिचएवर इज हायर का बेनिफिट उससे ज्यादा है, तो टोटल बेनिफिट आईएफएस माना जाएगा। बेनिफिट कैसे निकालेंगे? एसडीवी माइनस परचेज कॉस्ट। एसडीवी किस दिन की देखेंगे? ये हमने कैपिटल गेन में भी पढ़ा था कि अगर आपने अग्रीमेंट के दिन या उसके पहले बैंक मोड में पेमेंट किया है तो हम अग्रीमेंट के दिन की एसडीवी देखेंगे, और अगर आपने कैश मोड में पेमेंट किया है तो फिर हम रजिस्ट्रेशन के दिन की एसडीवी चेक करेंगे। अब यहां देखिए, सबसे पहले इस एग्जांपल में आपको जो भी घर वाला लगता है उसको काटा लगा दीजिए,
और जो ट्रेन वाला लगता है उसके स्टेशन का नंबर लिखिए। जैसे कैश गिफ्ट है 36,000 दोस्त से, ये पहले स्टेशन का यात्री, उतारना नहीं है अभी। जमीन गिफ्ट है रिलेटिव से, देखिए रिलेटिव से गिफ्ट है तो ये कहीं भी नहीं है तो इसको काट ही दीजिए। फ्लैट गिफ्ट है दोस्त से, गिफ्ट है फ्लैट तो ये तीसरे स्टेशन का हो गया, सॉरी दूसरे स्टेशन का। कैश गिफ्ट है रिलेटिव से, कहीं नहीं जाएगा। फ्लैट गिफ्ट है दोस्त से तो ये दूसरे स्टेशन का है। अब पहले स्टेशन के जितने हैं उनको इकट्ठा करना है तो पहला स्टेशन तो एक ही है, वो भी 36,000, तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल। देखिए ये भी कटा हुआ नॉट टैक्सेबल है रिलेटिव की वजह से, और ये क्या वजह है, 50,000 ज्यादा एक्सीड नहीं हो रहा, अग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही गिफ्ट है कैश। दूसरे स्टेशन में आपको अग्रीगेट नहीं करना, एक एक को चेक करना है। तो इनको चेक कीजिए, इनकी एसडीवी कितनी है, मार्केट वैल्यू नहीं, एसडीवी, लैंड बिल्डिंग की एसडीवी देखते हैं, 50,000 तक है, उससे ज्यादा नहीं है तो इसको भी क्या लिखिएगा, नॉट टैक्सेबल। बचा ये एसडीवी कितनी है, 50,000, ज्यादा नहीं है, क्या लिखिएगा, नॉट टैक्सेबल। आपस में अग्रीगेट ये नहीं होता है क्योंकि स्टेशन नंबर 2 और 3 में अग्रीगेट नहीं करना। आंसर इस प्रकार से है, कह रहे हैं सपोज 5वें नंबर का गिफ्ट 56,000 एसडीवी होता, कह रहे हैं ये 56,000 होता तो फिर ऊपर के सब आंसर सेम रहेंगे, ये वाला 56,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मैंने आपको कैपिटल गेन से कनेक्ट कर दिया। राम ने श्याम को जमीन बेचा है 6 लाख में, एसडीवी है 6,40,000। अब आपने सेक्शन 50C याद करना है और बताना है कि राम जब अपना कैपिटल गेन निकालेगा तो सेल कंसिडरेशन क्या लेगा, 6 लाख या 6,40। याद कीजिए, सेल कंसिडरेशन 6 लाख है तो 6 लाख का 10% कितना हो, 60,000। 60,000 से ज्यादा अगर एसडीवी है, एसडीवी और इसका डिफरेंस 60,000 से ज्यादा है, नहीं ज्यादा है, तो फिर यही लीजिए। याद आया, सेल कंसिडरेशन इज मोर देन 110% ऑफ एक्चुअल सेल प्राइस। ये 50C में कहता है, तो चूंकि ऐसा नहीं है इसलिए सेल कंसिडरेशन जो 6 लाख है वही लिया जाएगा। और यहां पर 56,210 क्या कहता है, पहले बेनिफिट निकालो, तो बेनिफिट कितना है, 40,000। अब चेक करो परचेज कॉस्ट का 10% और 50,000 विच एवर इज हायर। परचेज कॉस्ट का 10% कितना है, 60,000, और 50 विच एवर इज हायर कितना हुआ, 60,000। क्या बेनिफिट 60,000 से ज्यादा है, नहीं, तो टैक्सेबल कुछ भी नहीं होगा। कह रहे हैं अगर मान लीजिए ये 7 लाख होता, फिर तो 7 लाख होता तो यहां भी 50C में 7 लाख सेल कंसिडरेशन ले लेते और यहां पर उनको बेनिफिट कितना हुआ, 1 लाख का, तो 1 लाख टैक्सेबल कर देते। बाद में श्याम अपनी कॉस्ट सेक्शन 49(4) में 7 लाख लेता, ना कि 6 लाख। ये मैंने कोई नया नहीं कराया, ये तो कैपिटल गेन में करा चुका हूं मैं ये सारे एग्जांपल। भूल गए हैं तो कोई डरने की बात थोड़ा ही है। लॉन्ग डिस्टेंस स्टडी में बच्चे रिवाइज भी कहां करते हैं, टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट भी नहीं होता, तो अपने मॉनिटरिंग खुद करना पड़ता है, डिसिप्लिन खुद मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर आप भूल भी गए तो घबराइए मत, आपको बस ये करना है कि वापस जाकर कैपिटल गेन में इसे एग्जामिन करना है। कैपिटल गेन में जब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का सीक्वेंस पढ़ रहे थे वहां था ये, और आपको तुरंत याद आ जाएगा, क्वेश्चंस भी इसके किए। ठीक है, इसके बाद स्टेशन नंबर 4, ये है स्टेशन नंबर 4 और ये स्टेशन नंबर 5। सीएमपी गिफ्टेड, टोटल अग्रीगेट करना है, अग्रीगेट मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा है 50,000 से तो टोटल टैक्सेबल हो जाएगा। सीएमपी सस्ता खरीदा है तो बेनिफिट को अग्रीगेट कीजिए, अगर वो 50,000 ज्यादा है तो टोटल बेनिफिट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा भी पेंडिंग रहेगा, 2 मिनट। हम्म। ठीक है, अब जैसे आईएफएस के जो पीएम है ना,
उसमें आपको गिफ्ट के बहुत सारे आइटम मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। ओके, 56(2)(10 में एक छोटी सी कमी है। 56(2)(10 किसके लिए टैक्सेबल है? जो सस्ता खरीदे या जिसको गिफ्ट मिले, रिसिपिएंट। जो सस्ता खरीदे या जिसको गिफ्ट मिले, रिसिपिएंट। इसमें कमी यह है कि 56(2)(10 में लैंग्वेज लिखा है कैपिटल एसेट, मतलब रिसिपिएंट का अगर वो कैपिटल एसेट है तभी 56(2)(10 अप्लीकेबल है। जो चीज वो गिफ्ट में ले रहा है या जो चीज वो सस्ता खरीद रहा है, मैं एक एग्जांपल लूंगा, एक समझो तो सब समझे। जैसे मैंने ज्वेलरी आपसे लिया है गिफ्ट में, मार्केट वैल्यू है 6 लाख, तो फटाफट ऊपर ऊपर से क्या आपको दिख रहा है कि 6 लाख अदर सोर्सेज की मेरी इनकम बन जाएगी। आप मेरे रिलेटिव नहीं हो, रिलेटिव, शादी, डेथ, ये सब तो है ही, अलग बात हो गई ना। आप मेरे रिलेटिव नहीं हो, आपने मुझे ज्वेलरी 6 लाख की गिफ्ट की, तो प्राइमा फेसिया ऊपर ऊपर से क्या दिख रहा है कि 6 लाख मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज में। करेक्ट है जी यहां तक? लेकिन लॉ कहता है कि 56(2)(10 रंजीत कुंवर पे तब लगेगा जब रंजीत कुंवर के लिए वो जो ज्वेलरी है वो कैपिटल एसेट है। अब मेरे लिए ज्वेलरी दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो कैपिटल एसेट या तो स्टॉक इन ट्रेड। अगर मैं ज्वेलर हूं और ज्वेलरी बेचने का काम है और मैंने आपका जो दिया हुआ गिफ्ट है वो दुकान में रख दिया है बेचने के लिए, तो मैंने उसे एज ए स्टॉक लिया। आपका वो कैपिटल एसेट रहा हो, जिसने गिफ्ट दिया उसका कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो वो स्टॉक हो गया। तो अब सरकार कहती है कि ये बिजनेस का मामला है। रिसिपिएंट अगर यहां पर जो लैंड बिल्डिंग डीपी साथ सिक्योरिटी है, रिसिपिएंट अगर इसे स्टॉक के रूप में लेता है, बिजनेस में लेता है, तो फिर वो बिजनेस का मामला हो गया, हम 56(2)(10 नहीं लगाएंगे। तो फिर ऐसे तो बच जाएगा कोई। सरकार ने कहा कैसे बच जाएगा? अब जरा सोचो, ज्वेलरी आपको, मुझे ज्वेलरी दिया है आपने गिफ्ट, अगर मेरा ये कैपिटल एसेट है तो फिर 6 लाख रुपए मार्केट वैल्यू है, तो 6 लाख मेरे लिए अदर सोर्सेज की इनकम बन जाएगी। यस। अब मैं बताना चाहता हूं कि अदर सोर्सेज की इनकम, तो मैंने कहा जी नहीं, मैं ज्वेलर हूं और इसे मैंने स्टॉक के लिए रखा है, तो मैं 56(2)(10 से तो बच गया। मैं 56(2)(10 बोलूंगा, आप 56(2)(10 बोलिए, मैं 56(2)(10 से तो बच गया। लेकिन अब ये मेरा स्टॉक है और जब मैं इन फ्यूचर स्टॉक को बेचूंगा तो मेरी कॉस्ट क्या रहेगी? 0, क्योंकि कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर तो कैपिटल एसेट के लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं स्टॉक किसी से लेता हूं एज ए गिफ्ट, तो उसकी कॉस्ट तो आपको 0 लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल में 0 है तो 0 ही लेंगे और तो कुछ ले नहीं सकते। तो यहां पर जब मैं बिजनेस में उसे बेचूंगा, जब मैं बिजनेस में उस ज्वेलरी को भविष्य में कभी बेचूंगा, तो फिर मेरे 0 से वो पूरा पैसा टैक्सेबल हो गया। जैसे समझ लीजिए आपने मुझे 6 लाख की ज्वेलरी दी, मेरा ज्वेलरी कैपिटल एसेट है, तो 56(2)(10 में 6 लाख मुझे टैक्स देना पड़ेगा, इनकम बन जाएगी 6 लाख की। और कल मैं उसे अगर बेचता हूं 7 लाख में, तो मेरा कैपिटल गेन उस समय 1 लाख आएगा, क्योंकि मेरी कॉस्ट 49.4 बन जाएगा। चूंकि मेरी पिटाई हो गई तो मेरी कॉस्ट 49.4 में 6 लाख रुपए कॉस्ट बन जाएगी। मैंने 7 में बेचा तो 1 लाख का कैपिटल गेन। ओवरऑल चेक कीजिए, जब मैंने 7 लाख में बेच दिया तो उस समय ओवरऑल 6 लाख मुझे रिसीव के समय इनकम बनाई गई और बेचते समय 1 लाख की इनकम बनाई गई। टोटल मेरी इनकम 7 लाख की बनी। अब अगर मैं जैसे स्टॉक लेता अगर इसे, तो जब मैंने आपसे गिफ्ट लिया उस समय तो कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज 56(2)(10 नहीं लगेगा, बिकॉज रेसिपिएंट एज ए कैपिटल एसेट लेगा तभी 56(2)(10 है। लेकिन बाद में जब मैं उसे बिजनेस में बेचूंगा, 7 लाख में बेच दिया मान लीजिए, तो मेरी कॉस्ट तो 0 थी, तो पूरा 7 लाख मेरे सेल में आ जाएगा। अल्टीमेट दोनों जगह लॉन्ग व्यू ले तो सेम इंपैक्ट है। अगर मैं एज ए कैपिटल एसेट लेता हूं तो रिसीविंग के समय पिट रहा हूं, बेचते समय थोड़ा सा कम पिट रहा हूं, और एज ए स्टॉक ले रहा हूं तो रिसीविंग के समय बच गया, बेचते समय पूरा पिट गया। तो इस पॉइंट को आपको 2 मिनट दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस
56,210 रिसिपिएंट के हाथ में तभी टैक्सेबल है जब रिसिपिएंट उसे उस एसेट को कैपिटल एसेट के रूप में ले, कैपिटल एसेट। ठीक है, यहां देखिए ए ने लैंड बिल्डिंग ए का कैपिटल एसेट है। आप ए हो, मैं बी हूं, मुझे मिला है गिफ्ट आपसे और मैंने उसे स्टॉक में रखा है। ठीक है, तो ए और बी का ट्रीटमेंट देखिए। ए ने कैपिटल एसेट बेचा, उसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं, कोई कैपिटल गेन नहीं। और लैंड बिल्डिंग है, मान लीजिए, यहां कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं अलग से बना देता हूं। मिस्टर ए, मिस्टर बी, इन्होंने लैंड बिल्डिंग दिया। लैंड बिल्डिंग की एसडीवी है 14 लाख। इनके लिए वो कैपिटल एसेट है, इनके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। तो यहां पर जब गिफ्ट देंगे तो 47(3) में नो कैपिटल गेन, गिफ्ट ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं है। अब यहां पर 56,210 तो नहीं लगेगा, लेकिन कल अगर ये बेचते हैं, मान लीजिए बेचते हैं 20 लाख में, तो इनकी पीजीबीपी कितनी आएगी? पूरे 20 लाख, क्योंकि इनकी कॉस्ट तो जीरो ली जाएगी। ठीक है, अब यहीं पर मान लीजिए कि मिस्टर एम ने दिया है मिस्टर जी को लैंड बिल्डिंग, वही 14 लाख, और मिस्टर जी ने लिया है उसे कैपिटल एसेट के रूप में। हालांकि मिस्टर एम का वो स्टॉक था, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, देने वाले का क्या था वो छोड़ दीजिए, देने वाले का क्या था वो छोड़ दीजिए, लेने वाले का, यहां तो हम लेने वाले के लिए डिस्कस कर रहे हैं। मिस्टर जी के लिए वो कैपिटल एसेट था, तो मिस्टर जी का क्या होगा कि 56,210 में 14 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। और कल अगर ये 20 लाख का बेच देते हैं, तो चूंकि 14 लाख अब उनकी कॉस्ट बन गई 49.4 में, तो अब जो उनके लिए कैपिटल गेन आएगा वो सिर्फ आएगा 6 लाख। ओवरऑल देखिए, ओवरऑल यहां 20 लाख पीजीबीपी है, यहां पर 20 लाख आपकी इनकम है ओवर द पीरियड, एक लंबे समय के लिए। अभी आपको गिफ्ट मिला, 2 साल बाद आप बेच रहे हो, तो 14 लाख अब अभी इनकम बनेगी, 2 साल बाद 6 लाख बनेगी, ये अलग बात होगी। ये यहां पर मेंशन करके दिया हुआ है। मिस्टर एम के लिए एक और बात दी गई है, आपको याद होगा, जब मिस्टर एम ये तो नहीं आएगा, ये तो तब लगता है जब खुद के स्टॉक में कन्वर्ट करें या खुद का कैप एसेट ट्रीट करें। हाँ आएगा, बताऊं कैसे। क्या ये ड्राइंग हो गया? ड्राइंग, अगर एम एक बिल्डर है, बिल्डिंग बनाकर बेचता है, एम एक बिल्डर है, बिल्डिंग बना के बेच रहा है, तो बताइए कि जब वो एक लैंड बिल्डिंग को अपने किसी मित्र को गिफ्ट दे रहा है, तो क्या आपने स्टॉक को बिजनेस से आउट कर दिया, एक तरह से पर्सनल यूज के लिए निकाला, क्योंकि गिफ्ट तो आपका पर्सनल यूज है। ऐसे में सेक्शन 28 जो पीजीबीपी में पढ़ा था आपने, कि अगर स्टॉक कन्वर्ट होता है एसेट या कैपिटल एसेट में, नॉट ओनली कैपिटल एसेट, एसेट में भी कन्वर्ट होता है, पर्सनल यूज के लिए अगर आप निकालते हो, ये पर्सनल यूज ही तो है, तो जो उस समय की मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, एसडीवी नहीं, मार्केट वैल्यू, वो आपके पीएनएल में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहां पर देखिए, मार्केट वैल्यू पीएनएल में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आंसर थोड़ा सा बड़ा करके यहां दिया हुआ है इस तरह से। यहां पर एक और क्वेश्चन है, मिस्टर ए के लिए कैपिटल एसेट था, लैंड बिल्डिंग बेचा गया है, मिस्टर बी ने उसे खरीदा है जो स्टॉक, तो इसके कैपिटल गेन में तो सेल कंसीडरेशन आ जाएगा एसडीवी, क्योंकि 20 लाख और 25 लाख का मामला है।
इसने सस्ते में खरीदा है लेकिन स्टॉक खरीदा है तो 56,210 तो नहीं लगेगा, लेकिन आप इस स्टॉक की कॉस्ट क्या लोगे, जितने में खरीदा है 20 लाख। अब कल आप 32 में बेच रहे हो तो पूरा 12 लाख आपकी पीजीबीपी है। ओवर द पीरियड सेम ट्रीटमेंट है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, आप इसे कर भी सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो। 1 2 3 कर लिए काफी है। सेक्शन 1015 कहता है, देखिएगा, सेक्शन 1015 कहता है कि बहुत सारा ब्याज टैक्स फ्री होगा। अगर आप इसे बिना जाने एग्जाम में क्वेश्चन करने चले जाओगे तो ब्याज को आप अदर सोर्सेज दिखा दोगे, जबकि पोस्ट ऑफिस में जब आप एफडी कराते हो, पोस्ट ऑफिस में जब आप क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट कराते हो, या पोस्ट ऑफिस में जब आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, तो आपको 3,500 तक की एग्जम्पशन दी जाती है सिंगल अकाउंट होल्डर को। और अगर ज्वाइंट होल्डर है तो 3.5 और 3.5 दोनों को दिया जाएगा, तो 7,000 तक की एग्जम्पशन है। दोनों के लिए अलग अलग है 3.5 ये एग्जम्पशन है। अब यहीं पर अगर मैं आपको बता दूं कि किसी को क्वेश्चन में दिया गया है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट विद पोस्ट ऑफिस, कितने रुपए हैं, मान लेते हैं 12,000 रुपए हैं, 12,000 नहीं मान लेते हैं 18,500 है, ब्याज है। अब मैं ओल्ड टैक्स रिजीम से अगर आंसर करूंगा तो मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 3,500 की छूट के बाद जो बचेगा वो दिखाऊंगा। 3,500 का डिडक्शन नहीं है, एग्जम्पशन है, तो वो इनकम में ही नहीं आएगा। तो आईएफओएस में जो शो होगा वो 15,000 शो होगा, फिर वो जीटीआई का पार्ट बन जाएगा। फिर जीटीआई से आप 80 टीटीए में डिडक्शन लोगे 10,000 की, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो 10,000 की छूट लोगे। तो ओवर द नटशेल 5 लाख टैक्सेबल टीटीआई में आएगा। लेकिन तो आपके मन में यह आ रहा है कि जी 18,500 में 3,500 तो छूट है 10-15 में, और फिर 10,000 की छूट है 80 टीटीए में, लेकिन दोनों अलग अलग बातें हैं। 3,500 एग्जम्पशन है, मतलब आईएफओएस जब आप दिखाओगे तो वहीं पर 3,500 हटाकर दिखाओगे, और 10,000 जो टीटीए में है वो एग्जम्पशन नहीं, डिडक्शन है। और अगर न्यू टैक्स रिजीम में आएंगे, जब न्यू टैक्स रिजीम में आएंगे तो क्या 10-15 की छूट मिलेगी हमें, चेक करते हैं। न्यू टैक्स रिजीम के लिए आपको यहां अब देखिए, न्यू टैक्स रिजीम में जो आपको कुछ चीजों की मनाही थी, ये आपको मनाही थी, यहां 10-15 की मनाही नहीं है। तो 3,500 वाली जो छूट है वो तो मिल जाएगी, लेकिन क्या टीटीए मिलेगा, टीटीबी मिलेगा? नहीं, टीटीए टीटीबी न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता। तो 10-15 मना नहीं है, बस ये कंफर्म करना था। अब आइए वापस, तो अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम में जाऊंगा तो मेरी आईएफओएस कितनी आएगी, 15,000। बस यही हमारा टैक्स आगे बढ़ जाएगा, इनकम बन जाएगी, क्योंकि टीटीए का डिडक्शन नहीं मिलता। ये हुआ पहला, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट, यहां 3,500 तक की छूट है, एग्जम्पशन है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड का जो ब्याज है वो एग्जम्प्ट होता है। गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटी जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नबार्ड, पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने अगर ब्याज देना है, आपने अगर यहां पर निवेश किया, इनके बॉन्ड में निवेश किया है, तो जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो इंटरेस्ट फ्री मिलेगा, मतलब टैक्स फ्री इंटरेस्ट है। टैक्स फ्री इंटरेस्ट है मतलब कोई टैक्स नहीं है, एग्जम्प्टेड है। ये अभी मैंने करा दिया टीटीए वाला, ऊपर जो एग्जांपल दिया था। अगर टीटीबी वाला होगा तो इस तरीके से आएगा एग्जांपल। 1019 कहता है कि अगर कोई आर्म फोर्स या पैरामिलिट्री
पैरामिलिट्री या आर्म फोर्स, मतलब सपोर्टिव जो सहायक होते हैं वो, या आर्म फोर्स के जो जवान हैं। पैरामिलिट्री क्या हुआ, जो मिलिट्री के जो जवान हैं, मेन जवान, उनके सहायक जो होते हैं, सपोर्टिव जो होते हैं, वो जैसे कोई खाना बना रहे हैं या कोई इस तरह से काम करते हैं, वहां जो सपोर्टिव स्टाफ होते हैं, जैसे डॉक्टर के साथ पैरामेडिक मतलब क्या हुआ, नर्स, टेक्नीशियंस वगैरह, वैसे ही आर्म फोर्स के जो जवान हैं और जो पैरा मिलिट्री है, पैरा मिलिट्री फोर्स, इन अगर ये ड्यूटी परफॉर्म करते समय मर गए तो इनको हम नाम देते हैं शहीद। और ऐसे में जब इनको इनके फैमिली को जो पेंशन दिया जाएगा वो लाइफ टाइम फैमिली के हाथ में एग्जम्प्ट रहेगा। उस पेंशन में कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देना, 100% एग्जम्प्ट। लेकिन ध्यान रखना है कि ये कब होगा, जब आर्म फोर्स, यूनियन आर्म फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स, इनके जो जवान शहीद हो जाते हैं, उनके फैमिली को जब पेंशन दी जाएगी तो 100% एग्जम्प्ट है। सेक्शन 10 क्लॉज 19। तो सेक्शन 10 जब आपने पढ़ा था एग्जामिशन में, तो उसमें कुछ कुछ क्लॉजेस अलग अलग चैप्टर के लिए मैंने पेंडिंग कर दिए थे, वो यहां पर कंप्लीट हुआ। देन है टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड को हम एक क्लास और दे देंगे, हैवी क्लास नहीं बनाएंगे, एक और दे देंगे, तो एक क्लास और, 1 घंटे की क्लास मैक्सिमम होगी, वो हमारा IFOS कंप्लीट कर देगा। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।